तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है एथनिक कम्युनिटी के बारे में, पर्टिकुलर एरिया में किस कंट्री में ये कम्युनिटी पाई जाती है। पहला बोला जा रहा है यहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी है वो म्यांमार में पाई जाती है। दूसरा हमोंग कम्युनिटी थाईलैंड में पाई जाती है। तीसरा यहाँ पर बेदोइन ये चाइना में पाई जाती है। चौथा यहाँ पर बिदून ये कम्युनिटी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो कौन सा करेक्टली मैच है? ए में बोला जा रहा है 1, 2, 1, 3 एंड 4, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, सी में बोला जा रहा है 2, 3 एंड 4, डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है यहाँ पर इसका क्या? ये है बी, क्योंकि ये दो गलत यहाँ पर दे रखे हैं, ये दो गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी आप लोगों को पता है कितनी ज्यादा न्यूज में थी, तो ये म्यांमार में है। हमोंग कम्युनिटी ये आप लोगों को थाईलैंड में देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर की आप लोगों को कुवैत में देखने को मिलेगी, और चौथे नंबर की जो यहाँ पर है ये आप लोगों को इराक में देखने को मिलेगी। तो बिदोइन यहाँ पर कुवैत में, और यहाँ पर ये है बिडून ये आप लोगों को देखने को मिलेगी इराक में। तो इस तरीके से जो एथनिक कम्युनिटी है उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोग के बन जाते हैं। आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है समर्थ के बारे में। समर्थ एक तरीका प्रोग्राम है जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था, तो इसी के बारे में स्टेटमेंट है। बोला गया कि ये इनिशिएटिव फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सपोर्ट करता है जो भी कारीगर होते हैं, बुनकर होते हैं, हस्त कलाकार होते हैं, उनको एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि इंटरनेट के थ्रू वो अपना सामान बेच सकें। तीसरा जो यहाँ पर ये टैक्स फ्री कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 3, डी में बोला गया 2 एंड 3। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि 1 एंड 2। जो तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर ये क्या हो गई? ये गलत हो गई, क्योंकि ये टैक्स फ्री यहाँ पर नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत हो गई। बाकी फ्लिपकार्ट यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराने वाला है इन सब चीजों को लेकर। सुई धागा मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से जो लोकल एरिया में जो भी आर्टिसन है, जो कारीगर, हस्तकलाकार, उनको सामने लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो यहाँ पर टैक्स फ्री का कोई ऐसा फंडा ही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। आंसर बी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है ग्लोबल कोएलिशन टू प्रोटेक्ट पोलिनेटर। तो पोलिनेटर क्या होते हैं? जिनको आप लोग बोलते हैं परागकण, यानी कि एक तरीके से ये जैसे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में फूल पत्तियां कैसे आती है, जो इससे फल कैसे बनते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मेल और फीमेल फिजिकल रिलेशन के थ्रू हम जैसे जो बच्चे हैं इस कंट्री में आते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधों में एक तरीके से पोलिनेटर काम करता है ताकि फूल जो है वो एक तरीके से उनमें आगे चल के फल वगैरह बन सके। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। पर लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती जा रही है जिसकी वजह से इनकी ये प्रक्रिया है ये कम होती जा रही है। उसी के बारे में है यहाँ पर। नाइजीरिया अभी 4th कंट्री बन गई है जिसके द्वारा ज्वाइन किया गया यहाँ पर कोएलिशन टू प्रोटेक्ट द पोलिनेटर, यानी कि परागकण को ये सेव करने के लिए नाइजीरिया 4th कंट्री बन गई है अफ्रीका से। नेक्स्ट बात की जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन ये फॉर्म की गई थी 3 साल पहले, और जो इसकी जो फाइंडिंग है, खासकर जो IPBES, ये आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसकी पता होना चाहिए। असेसमेंट पोलिनेटर, पोलिनेशन और फूड प्रोडक्शन, ये फाउंड की जाए वर्ल्ड पोलिनेटर स्पीसीज की डिक्लाइन हो रही है इसके रिपोर्ट के द्वारा, इस असेसमेंट के द्वारा ये बताया गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी, आप लोग के हिसाब से आंसर सही क्या है? आंसर है इसके यहाँ पर सी सही, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अभी 4th कंट्री ऐसी ये करने वाली बन गई है। इसके अलावा मोरक्को, इथियोपिया एंड बुरुंदी 3 कंट्री है जो नाइजीरिया यहाँ पर 4th नंबर की कंट्री बनी है। बाकी जो बात की जा रही है यहाँ पर IPBES के बारे में, इसके नाम याद रखिएगा। यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो ये एक असेसमेंट रिपोर्ट है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करती है, पॉलिनेटर की संख्या किस तरीके से घट रही है, क्या क्या रीजन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद होगा आप लोगों को, ये डिस्कस भी हम लोगों ने किया था। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में? ये काबिल के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बात की जा रही है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म है इसकी। तो खनिज का मतलब हो गया जो भी आप लोग बोल सकते हैं जो भी रॉ मटेरियल वगैरह होता है उसकी बात की जा रही है। ये यहाँ पर एक ज्वाइंट वेंचर अभी देखने को मिला जो काबिल का, यानी कि खनिज विदेश लिमिटेड का, ये सेटअप किया गया 5 सेंट्रल PSUs के साथ में काम करने की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव इनका ये है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकल जो मिनरल है उनकी सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये बेसिक इसका फंडा है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है ओनली 2, सी में बोला जा रहा है बोथ एंड डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका बी, यानी कि 2, क्योंकि यहां पर 3 PSU ये देखकर काम कर रहे हैं इसके साथ मिलकर, ना कि 5 PSU। तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत होगी। बाकी हमारी कंट्री में जो भी खनिज लवण की जो आपूर्ति है वो इसी के द्वारा पूरी की जाती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो आंसर यहां पर इसका बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है यहाँ पर जल शक्ति अभियान के बारे में। तो जल शक्ति अभियान के बारे में सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।
वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर इसके बारे में कौन कौन से यहां पर इंटरवेंशन प्रोग्राम है। तो पहला बोला गया वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जल संरक्षण और वर्षा का जो जल संचय करने की बात की जा रही है। रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, यानी कि जो पुराने वाटर बॉडीज हैं उनको रिनोवेट करना, फिर से उनका नवीनीकरण करना। मोर बोरवेल फॉर रूरल एरिया, यानी कि गांव के लिए और ज्यादा वो नहीं है ट्यूबवेल वगैरह बनाना, ठीक है, कुएं वगैरह खोदना उसके लिए। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन, चौथा बोला गया ज्यादा से ज्यादा एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3, डी में, सी में बोला, बी में बोला जा रहा है, सॉरी, ए में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3, बी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 4, सी में बोला जा रहा है 1, 3 एंड 4, डी में बोला जा रहा है 1, 2, 3 एंड 4। तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है क्या होगा। तो सही आंसर है इसका 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, यानी कि 3 यहां पर नहीं है। बोला जा रहा है मोर बोरवेल, यानी कि और ज्यादा अगर आप लोग ट्यूबवेल वगैरह लगाएंगे इस तरीके से तो और ज्यादा यहां पर जो ग्राउंड का वाटर टेबल है वो कम होता हुआ नजर आएगा। तो ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है। बाकी सारा कैसे कैसे कर हम लोग अच्छे लेवल का इन्वायरमेंट बना सकते हैं और वाटर टेबल को बढ़ा सकते हैं, वो सारे प्रोविजन यहां पर जल शक्ति के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जल मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट किया गया। आंसर इसका बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं, ये बात की जा रही है ASCENT एसेंस फ्यूल के बारे में, और बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। बोला जा रहा है कि ये एक तरीके से सेफर रॉकेट फ्यूल है जो कि रिड्यूस करता है टॉक्सिसिटी, यानी कि जो एक तरीके से जो यहाँ पर जो विषैलापन है उसमें वो ईंधन में यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ये शॉर्टर लॉन्च प्रोसेसिंग टाइम देता है, यानी कि ये प्रोसेसिंग टाइम को कम कर देता है। रिजल्ट क्या होता है, इससे लोअर कॉस्ट आती है। तीसरा बोला गया कि इसरो के द्वारा यूज किया गया फ्यूल यहां पर ये अभी रिसेंटली चंद्रयान 2 के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 3, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है इसका ये है यहाँ पर सी, यानी कि 1 एंड 2 सही है। बाकी की जो बात की जा रही है तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसरो के द्वारा यहाँ पर इसको यूज नहीं किया गया है। ये यूज किया जाता है नासा के द्वारा। नासा के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली डेवलप किया गया है। इसका जो ASCENT इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर एडवांस स्पेसक्राफ्ट एनर्जेटिक नॉन टॉक्सिक प्रोपेलेंट। तो यहाँ पर एक तरीके से इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाने वाला और इंसानों को भी कम नुकसान पहुंचाने वाला ये ईंधन आप लोग बोल सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर बात कर रहा है G20 के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इससे रिलेटेड सही है? पहली स्टेटमेंट बोला गया कि G20 जो है ये समिट है जो फॉर्मली समिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर बोला जाता था। दूसरा बोला गया कि यहां पर जो ग्रुप है यहाँ कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता है इसका। तो एवरी जो G20 जो कंट्री है यहाँ पर वो खुद प्रेसिडेंसी लेती है और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कंडक्ट कराने की। अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इंडिया आर द मेंबर ऑफ G20। सही आंसर यहाँ पर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर सही है यहाँ पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। इसको बोला जाता है समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये था पहले इसका नाम फाइनेंशियल मार्केट। अभी यहां पर क्या बोल रखा है? समिट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। तो ये नहीं था। G20 को पहले समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी बोला जाता था। बाकी दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, समिट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है पार्लियामेंट के बारे में। बोला जा रहा है कि कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो स्क्रूटनाइज करती है रिपोर्ट के बारे में, यहां पर एक तरीके से एनालिसिस करती है, रेगुलेट करती है, रूल बनाती है। रूल के हिसाब से यहां पर काम चलने चाहिए सारे पार्लियामेंट के अंदर में। और उसी के बाद में यहां पर जो भी एग्जीक्यूटिव होता है विद इन द स्कोप ऑफ जो भी यहां पर इसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है चीजें, उसके हिसाब से यहां पर काम करती है नजर आती है। तो इस कमेटी का नाम आप लोगों को बताना है। कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल कमिटी, नेक्स्ट बोला जा रहा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है यहाँ पर इसका? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यानी कि जो भी लॉ वगैरह हमारी पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं उसका जो सबऑर्डिनेट रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर एनालिसिस करता है सारी चीजों के हिसाब से। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट मेंबर रहते हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो जो फालतू का काम होता है वो एक तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा जो काम होता है वो फालतू का नहीं बोलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा काम आप लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पर इस कमेटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। ये बिल्कुल ऐसी है, मान लीजिए आप लोग सब्जी बनाने जा रहे हैं तो आलू काट लिए, टमाटर काट लिए, प्याज काट लिए, मटर काट लिए, ठीक है, तो ये आप लोगों को कोई काट के दे दे और आप लोग बस उसको डाले, छोंका लगाए और सब्जी बना दें, ठीक है, ये आप लोगों का काम रह जाए। बाकी काटने पीटने का काम कोई और कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कमेटी ये काम करती है। आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें ट्रेडिशन यानी कि क्यों जो सेलिब्रेट की जाती है फेस्टिवल वगैरह और कौन से राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला बोला जा रहा है यहाँ पर यह है चाप चार कुट फेस्टिवल, बोला जा रहा है मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा जो बोला जा रहा है यहाँ पर ये खगजोंग है, ठीक है ना, खगजोंग परबा बेल्ट, ठीक है, तो ये एक तरीके से बोला जा रहा है मणिपुर में। और तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है थांग ता डांस, ठीक है, थांग ता डांस, तो ये बोला जा रहा है सिक्किम में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 1 and 2, सी में बोला जा रहा है ओनली 3, डी में बोला जा रहा है 2 and 3। ए बी सी एफ डी सही आंसर आप लोग को बताना है इसका। तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है बी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सही है यहाँ पर, ये मिजोरम और ये मणिपुर में है। लेकिन जो यहाँ पर थंग ता डांस है यहाँ पर ये भी मणिपुर में ही है, यहाँ पर ये सिक्किम में नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो गई। आंसर इसका बी हो गया। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट 2006 के बारे में। ये बोला गया कि इसके द्वारा यहाँ पर रिप्लेस किया गया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसको रिप्लेस किया गया था इसके द्वारा, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो आज के डेट में यहाँ पर है, ये चार्ज रहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। तो ए बी सी एफ डी आंसर क्या सही है इसका? आंसर सही है यहाँ पर इसका ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। जो इसके डायरेक्टर की बात की जा रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर खुद इसका डायरेक्ट अपॉइंट करती है और वही जो डायरेक्टर रहता है वो सेक्रेटरी रैंक का यहाँ पर पर्सन देखने को मिलता है, ना कि यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ यहाँ से निकलकर कोई आता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी की बात की जाती है, कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है, तो वो कैसा यहाँ पर हेल्दी फूड चाहिए, यहाँ पर लोगों को पैकेजिंग वगैरह सही होनी चाहिए, उसके ऊपर न्यूट्रिशन लिखा रहना चाहिए, ये सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, 2 स्टेट सॉल्यूशन यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में था, 2018 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो बोला जा रहा है कि इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? चाइना से रिलेटेड 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, इजराइल से रिलेटेड, इराक से रिलेटेड या फिर यमन से रिलेटेड। ए बी सी या फिर डी, क्या है सही आंसर यहाँ पर? तो सही आंसर है इसका इजराइल और पैलेस्टीन से 2 कंट्री बनाने की बात की जा रही है, तो इसके लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने बात करें यहाँ पर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में, यानी कि WBW। तो WBW जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 से लेके 7 अगस्त तक, ठीक है। तो अभी ऑब्जर्व किया गया 2019 में। एनुअली WABA यानी कि वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइज कराने के लिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, यानी कि ये वीक यहाँ पर इसके द्वारा कोऑर्डिनेट कर सेलिब्रेट किया जाता है। फोकस जो इस साल का यहाँ पर प्रोटेक्शन, प्रमोशन और सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो एक तरीके से स्तनपान बच्चों को खिलाया जाता है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जा सकता है, उसके बारे में फोकस है। मोटे मोटे तौर पर बोलते हैं अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2 सही है, बी में बोला जा रहा है 2 and 3 सही है, सी में बोला जा रहा है 1 and 3 सही है और डी में बोला जा रहा है वो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबोव सही है। तो क्या सही आंसर है आप लोगों के हिसाब से? ए बी सी या फिर डी? सही आंसर है इसका यहाँ पर डी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। 1991 में इसका गठन किया गया था। बेसिकली आप लोगों को ये बात पता ही है, कई बार पहले बता चुका हूं कि स्टार्टिंग के में जो बच्चे पैदा होते हैं लगभग 6 महीने तक यहाँ पर बच्चे को जो होता है वो माँ का दूध की जरूरत होती है, वो कंप्लीट एक आहार उसके लिए माना जाता है। तो इसलिए अगर यहाँ पर बच्चे को माँ का दूध मिलता है स्टार्टिंग के 6 महीने तक, उस बच्चे में कुपोषण के शिकार होने के चांसेस काफी कम रहते हैं और वो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी काफी अच्छा रहता है। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये फंडा निकलकर आप लोगों के सामने है। तो आंसर क्या हो गया इसका? डी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर बात कर रहा है पासमीना गोट के बारे में। आप लोगों ने कई बार सुना होगा पासमीना वुल से जो कपड़े बनाए जाते हैं उसकी बात की जा रही है। तो अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्योंकि इसमें मिलावट देखने को मिल रही है, कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जाना है उससे रिलेटेड गवर्नमेंट बात कर रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बोला जा रहा है कि ये जो ब्रीड है गोट की, ये इंडिजिनस है और हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती है, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। दूसरा बोला जा रहा है कि अल्ट्रा फाइन जो यहाँ पर कश्मीरी वुल है यहाँ पर, जिसको पासमीना 101 के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात बोली जा रही है जनरली ये डोमेस्टिकेटेड जो यहाँ पर जो एनिमल है ये नोमैडिक कम्युनिटी है, यानी कि घुमक्कड़ कम्युनिटी है, जिसका नाम है बकरवाल। तो ये यहाँ पर इनको पालती है, इन बकरियों को। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1, डी में बोला जा रहा है 1 and 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी? सही आंसर है इसके यहाँ पर ए, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पर लेकिन यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है बकरवाल कम्युनिटी के बारे में यहाँ पर गलत दे रखी है। बकरवाल कम्युनिटी वो कम्युनिटी जहाँ पर अभी जम्मू और कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था और उसको मार दिया गया था, वो कम्युनिटी थी बकरवाल कम्युनिटी। बाकी जो पश्मीना से रिलेटेड जो कम्युनिटी है
इसका नाम आप लोगों के सामने यहाँ पर देखते हैं, ये चंगपा कम्युनिटी, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर जैसे लेह लद्दाख वाला रीजन, यहाँ पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आता है, जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में। तो ये पासमीना वुल के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर बात कर रहा है संकल्प के बारे में। संकल्प प्रोजेक्ट यहां पर किससे रिलेटेड है? संकल्प एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बोला गया है। यहां पर आउटकम फोकस देने की बात की जा रही है ताकि जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर सके स्ट्रेटेजिक वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग और इनपुट रिजल्ट अच्छा देकर यहां पर सही काम किया जा सके। यानी कि एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। संकल्प का एम बेसिकली यही है किस तरीके से नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को कंप्लीट किया जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है 1 2 एंड 3। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी या फिर डी? सही आंसर जो है इसका यहाँ पर डी है, क्योंकि सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। संकल्प का बेसिक पर्पज यही है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि देखिए आज के डेट में जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं कॉलेज में से उनको जॉब नहीं मिल रही है। ये माना जाता है कि उनको जो स्किल देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, खासकर अगर उसको इंडस्ट्री के साथ में मैच करना है, तो इसकी वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में। तो इससे रिलेटेड जो स्कीम है इसके बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यहां पर प्रोजेक्ट है। हमारी कंट्री के जो इंस्टीट्यूट है उसको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज कराया जाए, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है जो सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट है यहां पर ये एंजॉय करते हैं कंप्लीट यहां पर एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। दूसरा बोला जा रहा है जो सिलेक्शन है यहां पर इसका यहां पर किया जा रहा है एक तरीके से जो यहाँ पर इंपावर्ड कमिटी है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की कैटेगरी में आने हैं। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 1। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है इसका सी, यानी कि 2 एंड 3, क्योंकि ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। मैंने बात बताई थी आप लोगों को, जब भी एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, हमेशा ये मिनिस्ट्री आएगी जब भी एजुकेशन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो। और हमारी कंट्री में लगभग 20 इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बनाने की बात की जा रही है ताकि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज कराया जा सके और बाहर के भी बच्चे हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए आए। आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहां पर बात कर रहे हैं बायोफ्यूल के बारे में, जैव ईंधन जिसको आप लोग बोलते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 इसके बारे में स्टेटमेंट बोला गया है कि पॉलिसी यहां पर जो है एक तरीके से एक्सपेंड करती है स्कोप, ताकि रॉ मटेरियल जो है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया जा सके शुगर कैन जूस, शुगर बीट, स्वीट, सोरगम, स्टार्च वगैरह, जिसमें यहां पर कॉर्न वगैरह भी आप लोगों को मटेरियल नजर आता है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि पॉलिसी बैन करती है यूज ऑफ फूड ग्रेन वगैरह, ताकि जो प्रोड्यूस एथेनॉल करने के लिए, ताकि यहां पर फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी? तो सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर है इसका एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, क्योंकि सेकंड गलत है। ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि यहां पर बैन करना है। हाँ, ये स्टेटमेंट जरूर है कि देखिए फूड सिक्योरिटी को भी साथ में लेके चलना है। अगर सब सामान से ऐसे आप लोग ये इस तरीके के प्रोडक्ट बना दोगे तो कैसे खाना कहां से आएगा? तो बात की जाती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां पर इसमें इंश्योर रखा है कि पॉलिसी बैन करें यहां पर ये सारी चीजों को, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है आरोग्य पचा, ठीक है। तो ये यहां पर आरोग्य जो पचा है यहां पर एक तरीके से इसके बारे में स्टेटमेंट है, क्योंकि ये न्यूज में अभी इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा यहां पर डिकोड किया गया है। जेनेटिकली यहां पर जो आरोग्य पचा उसको बोला जा रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट एक मेडिसिनल प्लांट है, यानी कि दवाई बोला जा रहा है एक तरीके से इसको। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर जो ट्रेडिशनल यूज है इसका, ये कानी ट्राइबल कम्युनिटी करती है। खासकर ये अगर कोई इस तरीके से किसी को थकान हो रही है, कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए यहां पर इसका यूज किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत स्टेटमेंट यहां पर बोला जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है यहां पर? सही आंसर ए बी सी या फिर डी? आंसर है इसका डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है। कनी जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहां पर ये केरला के अंदर पाई जाती है और इसके द्वारा यहां पर ये मेडिसिनल प्लांट यूज किया जा रहा है, जो कि काफी कारगर साबित हो रहा है और इसकी वजह से ये न्यूज में भी है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं जैसे संजीवनी बूटी की नहीं बात की गई थी रामायण के अंदर, ठीक है, जब यहां पर लक्ष्मण को प्रॉब्लम हो गई थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे कहानी के हिसाब से। तो इस तरीके से इसको एक तरीके से संजीवनी बूटी की तरीके से इसको देखा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में, जिसको सिंघी खंबो ये यहां पर फेस्टिवल के नाम से पुकारा जा रहा है, यानी कि एक तरीके से सिंघी खंबो सिंधु फेस्टिवल। इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है फेस्टिवल जो है यहां पर ये लेह लद्दाख के अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है।
ये इंडस जो रिवर है उसके किनारे पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके से इंडस जो रिवर है ये यहाँ पर बोला जाता है कि जो हार्मनी का सिंबल है और यूनिटी ऑफ इंडिया को दिखाता है, ये एक तरीका सेलिब्रेशन। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर है इसका डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्योंकि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटाया गया और उसके बाद में जो 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो इस वजह से आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो थोड़ा सा आरडीएस के बारे में आप लोग रख सकते हैं। आंसर यहां पर इसका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर आप लोगों को एक राय था मैंने, एंटीगुआ और बारबुदा बोला जा रहा है कहां पर लोकेटेड है? कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन में, गल्फ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन में, कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशन में, या फिर यहां पर बात की जा रही है नन ऑफ द अबोव? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर यहां पर सही है, कैरेबियन सी जो है और जो अटलांटिक ओशन है उसके बीचों बीच में आप लोग यहां पर एंटीगुआ और बारबुदा ये दोनों लोकेटेड नजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में पूछे जाते हैं। बोला जा रहा है एवरेज ग्रोथ जो रेट है यहाँ पर इंडियन जीडीपी का, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है 2014 से लेकर 18 तक ये चाइना से कम रहा हमारी कंट्री का। दूसरा बोला जा रहा है जो यहाँ पर बात की जाए अगर रियल जीडीपी जो ग्रोथ है हमारा वो एवरेज रहा यहाँ पर 7.5 इन लास्ट 5 ईयर में। तो अगर आप लोगों को पता है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो 6 के एयरफेयर में घूम रही है, यानी कि 6.3, 6.4, 6.5 के एवरेज में घूम रही है, तो आप लोग वैसे ही इसकी बता दोगे कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ, एंड डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं अगर मैं बात कर रहा हूँ 7 की, तो इसका मतलब ये चाइना की जीडीपी से हमारी ज्यादा जीडीपी आप लोगों को नजर आ रही है, और क्या बोला गया चाइना की जीडीपी हमसे ज्यादा रही, ठीक है, तो लोअर देन चाइना रही हमारी। तो गलत स्टेटमेंट होगी, पहली हमारी हायर देन चाइना रही है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। चाइना की इकोनॉमी काफी सदमे में चल रही है आज के डेट में, खासकर जब से ट्रेड वॉर चल रही है यूएसए के साथ में। क्वेश्चन नंबर 23 बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, ये बात की जा रही है किसके हिसाब से यहाँ पर ये एक्ट हमारी कंट्री में बनाया गया है? यहाँ पर बात की जा रही है आईएलओ के हिसाब से, दूसरा आईएमएफ के हिसाब से, तीसरा यूएनसीटीएडी के हिसाब से, या फिर चौथा यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के हिसाब से। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो आंसर है यहाँ पर ए, बी, सी, एफ, डी। आंसर है इसका सही डी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर ये लॉ बनाया गया है हमारी कंट्री में। जिस तरीके से जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया जाता है, किसी पर्टिकुलर विशेष दर्जा दिया जाता है किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया की चीजों को, ताकि वर्ल्ड लेवल पर उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। 24 क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की गई है कि इंडियन स्टेट जो है उनके पास में पावर नहीं है ऑक्शन करने के लिए नॉन कोल माइन जो होती हैं, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो गैर कोयले खदानें हैं उनको ऑक्शन करने की पावर नहीं है। अगर आप लोग न्यूज सुन रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे आराम से। आंध्र प्रदेश और जो झारखंड है वो बोल जा रहा है कि उसके पास में कोई भी गोल्ड माइन नहीं है। राजस्थान के पास में आयरन ओर है। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 3। तो ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है इसका यहाँ पर डी, क्योंकि नॉन कोल माइन जो है यहाँ पर ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है, वहीं यहाँ पर ये ऐसे स्टेप उठाता है इसको ऑक्शन करने के, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आंध्र प्रदेश में और झारखंड में आप लोग यहाँ पर गोल्ड माइन देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर राजस्थान के अंदर तो ये सही स्टेटमेंट है ये, तो आंसर इसका डी हो गया। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है भीम ऐप के रेफरेंस से बात की जा रही है यहाँ पर पेमेंट डिजिटल सिस्टम। तो भीम ऐप यहाँ पर अलाउ करता है यूजर को ट्रांसफर करने के लिए मनी एनीवन। यहाँ पर यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट अगर है तो आप लोग का, यानी कि यूपीआई से कनेक्टेड बैंक अकाउंट है तो किसी के भी अकाउंट में आप लोग पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जो यहाँ पर बात की जा रही है एक चिप पिन बेस्ड जो यहाँ पर डेबिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भीम ऐप में ये ओनली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है। जो कि यहाँ पर बात की जा रही है डेबिट कार्ड में 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पर आप लोगों को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नजर आएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है बोथ, डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर इसका हो गया ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन नहीं पाया जाता है कार्ड में, भीम ऐप में 3 ऑथेंटिकेशन है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। बाकी है गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है यहाँ पर एक बार आप लोग एक बार खोलेंगे, पिन कोड मांगेगा, फिर आप लोग रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी, उसमें फिर आप लोग का जो पैटर्न मांगता है वहां पर ये पिन कोड आप लोग डाल सकते हैं, और फिर जब सामने वाला पैसे मंगाता है तो फिर आप लोगों से यहाँ पर पिन कोड वेरीफाई करा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक सिक्योर सिस्टम यहाँ पर है हमारी कंट्री में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। बोला जा रहा है कि कौन सी सिटी यहाँ पर ये लाई करती है लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दिल्ली। तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, यहाँ पर जो ये वाली लाइन होती है, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं।
तो बेंगलुरु है यहाँ पर, हैदराबाद, नागपुर या फिर पुणे। तो ए, बी, सी या फिर डी, तो कौन सी ऐसी है जो कि दिल्ली के लॉन्गिट्यूड, मान लीजिए दिल्ली यहाँ पे है तो इसी लाइन पे आगे चलेंगे तो यहाँ पर वो सिटी मिलेगी। तो कौन सी ऐसी सिटी है इन सब में से? तो ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर बताइए। देख लेते हैं आंसर यहाँ पर ए, बेंगलुरु। आप लोग अगर ऊपर से जाएंगे, ऊपर से अगर आप लोग, कोई ऐसा नहीं होता जैसे आप पर मान लीजिए एक धागा पकड़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, इस धागे में एक आप लोगों ने ऐसे गेंद बांध ली और उस गेंद को आप लोग ऊपर से छोड़ेंगे सीधी, जैसे ऐसे नहीं घूमते हैं यहाँ पर ये, तो जो आकर रुकेगी वो बेंगलुरु पर रुकेगी, ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? इसका आंसर हो गया इसका ए, बेंगलुरु है। तो लॉन्गिट्यूड पे सबसे क्लोजेस्ट कौन है? बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो कन्वेंशन 138 और 182 यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में थे। तो ये कौन सी स्टेटमेंट से, ये किससे रिलेटेड है? ये चाइल्ड लेबर से, एडेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यहाँ पर बात की जा रही है रिडक्शन ऑफ द फूड प्राइस एंड द फूड सिक्योरिटी, नेक्स्ट बात की जाए जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इससे रिलेटेड? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर है इसका यहाँ पर सी, चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के द्वारा इनको रिसेंटली अभी रेटिफाई किया गया है, तो इसकी वजह से बोला जा रहा है हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर को रोकने की बात की जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में थे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की बात की जा रही है, ठीक है। 1919 में इसका गठन किया गया था और अभी 2019 में इसके 100 साल कंप्लीट हुए हैं, इसलिए भी ये न्यूज में है। तो क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस ज्यादा हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आप लोगों के सामने, यहां पर बात कर रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में, यानी कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद में कौन सा और उसके बाद में कौन सा, इस तरीके से चारों इवेंट में आप लोग यहां पर डेट वाइज इसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली एक एक कर देख लेते हैं। पहले बात की जा रही है कि फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई एक राज्य के अंदर। इसके बाद में बोला जा रहा है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट बैंक, जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था, उसको रीनेम्ड कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तीसरा बोला जा रहा है एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया और नेशनल कैरियर इसको बना दिया गया। चौथा बोला जा रहा है गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहां पर कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा बाद में, इस तरीके से कौन सा सबसे पहले और कौन सा सबसे बाद में हुआ, ऐसे आप लोगों को बताना है। ए में बोला जा रहा है 4 पहले हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। बी में बोला जा रहा है पहले 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 4 हुआ। सी में बोला जा रहा है पहले 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 हुआ। डी में बोला जा रहा है पहले 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। तो ए, बी, सी या फिर डी, तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है? आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर बात करें पहली स्टेटमेंट के बारे में, तो यहां पर फर्स्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई स्टेट के अंदर में, ये केरला के अंदर में आई 1957 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहां पर इनके द्वारा जो लगभग 60 सीट के करीब यहां पर इनके द्वारा जीती गई। सेकंड जो स्टेटमेंट में इंपीरियल बैंक जो यहां पर बोला जाता था पहले, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया 1955 में। फिर बोला जा रहा है एयर इंडिया, एयर इंडिया को यहां पर ये 1953 में 1953 में नेशनलाइज किया गया। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला जा रहा है गोवा यहां पर इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये 1961 में। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तीसरा हुआ, फिर क्या हुआ इवेंट यहां पर, सबसे पहले तीसरा हुआ, फिर यहां पर आप लोगों के सामने दूसरा हो गया, फिर हो गया यहां पर पहला और फिर हो गया यहां पर चौथा। तो 3, 2, 1, 4। तो आंसर क्या हो गया यहां पर? ये 3, 2, 1, 4। तो आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर बात कर रहे हैं प्रगति के बारे में। प्रगति की जो फुल फॉर्म है इसका नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो प्रगति के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? बोला जा रहा है कि यहां पर एक यूनिक इंटीग्रेटेड एंड यहां पर इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है, यानी कि सबको एक जगह इकट्ठा करता है और इंटरेक्टिव करता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। प्रगति जो प्लेटफॉर्म है ये यूनिक बंडल है यहां पर 2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। ये एक 3 टायर सिस्टम है जिसमें पीएमओ, यहां पर यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट और इसके साथ में जो चीफ सेक्रेटरीट होते हैं स्टेट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 1। तो ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है? सही आंसर जो है इसका यहां पर आप लोगों को नजर आएगा, ये इसका फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कि सी आंसर सही है। सेकंड यहां पर गलत है, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है यहां पर ये गलत है 2, ये यहां पर 3 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहली जो बात की जा रही है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, डिजिटल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी चीज जो फोकस की जा रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है यहाँ पर। तीसरा जियो स्पैटल का फोकस किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से पोजीशन कहां पर किसकी क्या क्या है वो सारी चीजें, एक तरीके से जीपीएस जो आप लोग बोलते हैं ना, तो वो सारी चीजें भी रियल टाइम में यहां पर चेक की जा रही है। तो 3 टेक्नोलॉजी को यूज करके यहां पर काम किया जा रहा है और पीएमओ के अंडर यहां पर ये आता है, जो कि यहां पर डेवलप किया गया सिस्टम, ताकि जो भी प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में चल रहे हैं उनको देखा जा सके कि वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन ली जाती है हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, जो प्रोजेक्ट उनके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर बात कर रहा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम के बारे में। तो अटल इनोवेशन जो मिशन है यहां पर ये लॉन्च किया गया, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर प्रोग्राम, इसके तहत
यानी कि एक तरीके से किस तरीके से कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी है उसको एक इनोवेटिव कम्युनिटी बना सकते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम है। एम क्या है, कम्युनिटी को यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर अनसर्व्ड कम्युनिटी है उसको सर्व किया जाए खासकर कंट्री के अंदर, ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है ये बोला गया है, ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है, सही आंसर है इसके यहाँ पर डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया ना, कौन सी करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर। अटल इनोवेशन प्रोग्राम यहाँ पर इसलिए चलाया गया था कि हमारी कंट्री में जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन बेसिकली निकाला जा सके और ग्राउंड लेवल से ही एक इनोवेटिव माइंड यहाँ पर तैयार करके चला जाए ताकि आगे चल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सके। तो अटल इनोवेशन मिशन यहाँ पर यही है कि अनसर्व्ड लोगों को भी सर्व किया जा सके एक तरीके से अच्छा बेस बनाकर, ठीक है। तो ये है यहाँ पर याद रखेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनके नाम से मिशन स्टार्ट किया गया था। 31 क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर अटल इनोवेशन मिशन के बारे में ही आगे बात की जा रही है कि कौन सी मेजर स्कीम इसके अंदर आती है। तो यहाँ पर पहला बोला गया टिंकरिंग लेबोरेटरी, दूसरा बोला गया न्यू इंक्यूबेशन सेंटर, तीसरा बोला गया स्केलिंग अप स्टेब्लिश इंक्यूबेशन सेंटर। ये इंक्यूबेशन सेंटर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना ढंग से, तो ये बात की जाती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एफ डी। ए में बोला गया ए में बोला गया 2 and 3, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो स्टेटमेंट यहाँ पर ए बी सी एफ डी, आंसर यहाँ पर डी सही है, यानी कि सारे ही यहाँ पर ये पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन के, ताकि इसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। तो इसको कंपोनेंट आप लोग एक तरीके से इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, यानी कि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एक तरीके से मीडिएशन कर देना, ये बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहां पर जो यूएन नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया यूएन नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट, जिसके तहत मीडिएशन यहां पर किया जाएगा 20 दिसंबर 2018 में। कन्वेंशन को बोला जाता है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन, इसके नाम से भी इसको पुकारा जाता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी, तो सही आंसर है इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पर देखिए, एक तरीके से मीडिएशन की जब बात की जाती है तो इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम आया 2018 में यहाँ पर सिंगापुर में निकल कर आया, तो इसी के नाम पर सिंगापुर के नाम पर इसको सिंगापुर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें नेशनल एंटी प्रोफिटेरिंग ऑथोरिटी के बारे में, जिसको आप लोग NAA बोलते हैं। तो ये जो एक तरीके से आप लोग बोलते हैं एंटी प्रोफिटेरिंग, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए जीएसटी का जो रेट है, जीएसटी का रेट यहां पर पहले 18 था, ठीक है, किसी प्रोडक्ट का मान लीजिए पहले 28 था, फिर उसको 5 की कैटेगरी में ला दिया गया। पहले 28% लगता था, 5% लगता है। तो एक तरीके से जहां पर जीएसटी काउंसिल है उसके द्वारा तो घटा दिया गया है, पर लेकिन जो आज के डेट में दुकानदार है वो कस्टमर से अभी 28% ही ले रहा है, तो इसका मतलब फायदा उठा रहा है वो फालतू का। तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर ये NAA बनाई गई थी। बोला गया ये हेड की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है कि लॉ प्रोवाइड कराता है क्रिएशन कंज्यूमर वेलफेयर फंड अंडर बेनिफिट, अगर यहां पर बिजनेस अंडर जीएसटी लॉ जो कि यहां पर डिपॉजिट करेगा, अगर कोई यहां पर एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस तरह की हरकतें कोई कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर उसके लिए यहां पर ये फंड भी बनाने की बात की गई है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बोल जा रहा है 1 ओनली, बी बोल जा रहा है 2 ओनली, सी बोल जा रहा है बोथ, डी बोल जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर बोला गया है, नहीं फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, यहां पर जो अपॉइंट किया जाएगा वो सेक्रेटरी रैंक का पर्सन होगा जो कि इसको हेड करेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर, बाकी सेकंड वाली सही स्टेटमेंट है, ठीक है, ताकि जनता तक प्रॉफिट को पहुंचाया जा सके, जो कि उसके लिए जिसके लिए बना हुआ है वो उस तक पहुंचाया जा सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर 2 ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा है। पहले बात की जा रही है ऑपरेशन संकल्प के बारे में, दूसरी बात की जा रही है ऑपरेशन सनराइज के बारे में। तो दोनों के बारे में स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन संकल्प, ये पर्शियन गल्फ के अंदर में, यानी कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन के अंदर में, जहां से जो यहाँ पे एक तरीके से सेफ पैसेज दिया गया, जो इंडियन जो वेसल वहां पर फंस गया था खासकर, उसको आसानी से निकाला गया, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है ऑपरेशन सनराइज, ये कैरिड किया गया इंडियन आर्मी और बांग्लादेश के द्वारा, खासकर जो मिलिटेंट है उनको रोकने के लिए दोनों कंट्री के बीच में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी, आंसर है इसका यहाँ पर ए सही, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ऑपरेशन सनराइज जो है ये इंडिया और म्यांमार के बीच में, ना कि बांग्लादेश में। इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर वाला एरिया है उस पर ढंग से सर्विस प्रोवाइड कराया जा सके और जो इंसर्जेंसी है उसको रोका जा सके, उसके लिए ऑपरेशन सनराइज है यहाँ पर। ऑपरेशन संकल्प यहाँ पर सही है, बाकी सनराइज में गड़बड़ कर दी गई, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। ओके, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है पुंछ प्रोजेक्ट के बारे में।
पुंछ प्रोजेक्ट यहां पर किससे रिलेटेड है? पहला बोला जा रहा है इंडिया का जो प्लान है वो आदित्य L1 है सूरज की स्टडी करने के लिए। दूसरा बोला जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पुंछ प्रोग्राम है यहां पर, जो कि सूरज की आउटर कोरोना को यहां पर एक तरीके से काउंट करेगा, ठीक है, इसके बियॉन्ड जाकर काम करेगा। करेक्ट स्टेटमेंट, ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? आदित्य L1 जो है यहाँ पर, ये तो सही है, हमारी कंट्री का है, सूरज के लिए मिशन छोड़ा जाएगा फ्यूचर में। बाकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोजेक्ट नहीं है, पुंछ प्रोजेक्ट जो है ये यहाँ पर नासा का है, यानी कि जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा, उसका ये प्रोजेक्ट है, ना कि स्पेस एजेंसी का, इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। फुल फॉर्म क्या है इसकी पुंछ की? इसको बोला जा रहा है पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, तो ये इसकी फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये नासा का प्रोजेक्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर फर्स्ट सही है, सेकंड गलत हो गया, तो आंसर इसका ए करेक्ट ही पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर बात कर रहा है निर्भया फंड के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? निर्भया फंड को बोला गया, अनाउंस किया गया यूनियन बजट में 2013 में, और इनिशियली जो फंड था यहां पर ये 1000 करोड़ था। यहां पर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो की यहां पर अंडर है, ये किसके अंडर में आता है बेसिकली, जो स्कीम है इससे रिलेटेड, तो ये बोला जा रहा है कि किसके लिए है यहां पर बेसिकली इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, सेंट्रल विक्टिम जो यहां पर विक्टिम फंड, ये यहां पर कंपनसेशन के लिए, और इसी के चलते साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड द चिल्ड्रन, इनके लिए। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में 1 बोला गया है, बी में 2 बोला गया है, सी में बोला गया 1 एंड 2, डी में बोला गया कोई सा भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका सी। ये जो यूनियन बजट हुआ था हमारी कंट्री का 2013 में, उसमें अनाउंस किया गया था जब निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, उसके बाद में ये फंड अनाउंस किया गया ताकि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर फोकस दिया जा सके। तो 1000 ये नॉन लैप्सेबल फंड था, यानी कि एक बार 1000 दे दिया, नेक्स्ट ईयर जब पैसा देंगे तो पहले वाला अगर यूज नहीं किया तो वो लैप्स नहीं होगा, उसमें ऐड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर जब आप लोग जितना देंगे। तो इसलिए कई बार ये भी बोला जाता है बहुत सारा फंड ऐसा है जो अनयूज्ड पड़ा हुआ है अब तक, ठीक है। बाकी ये सेकंड सही, यहाँ पर बच्चों पर और महिलाओं पर फोकस दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर G20 के बारे में आप लोगों के सामने बात की जा रही है। G20 के बारे में, तो 2019 G20 ये फर्स्ट G20 समिट थी जो होस्ट की गई जापान के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट, पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ G20 फोरम। तीसरा बोला जा रहा है G20 फोकस करती है ओनली मैक्रो इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है 2 एंड 3। सही स्टेटमेंट क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि पाकिस्तान मेंबर नहीं है। बाकी G20 की पहली बार मीटिंग जापान के द्वारा होस्ट की गई, और यहाँ पर जो बोला जा रहा है मैक्रो इकोनॉमी और ट्रेड पर फोकस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेररिस्ट एक्टिविटी, जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में, और भी कोई इंटरनेशनल इशू जो लगता है इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ये डिस्कस करते हैं चीजों को। तो ये ऐसा नहीं है कि इसी के बारे में फोकस करते हैं, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट है, बी आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर बात कर रहा है आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार ये प्रोवाइड करता है, और ये यहां पर ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। कहने का मतलब यहां पर यह है, पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि इट कैन इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, तो इसकी वजह से भी ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बतानी है। ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में बोला जा रहा है ओनली 2, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, डी में बोला जा रहा है 1 एंड 2, नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। आंसर है इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये एक तरीके से आप लोग को आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर सिस्टम है, ऑनलाइन आप लोग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे आप लोग ने देखा होगा आधार कार्ड वेरीफाई किया जाता है, कई बार आप लोग सिम वगैरह लेने जाते हैं तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन देखने को आप लोग को मिल जाता है। आइरिस स्कैन भी यहाँ पर आप लोग का एक डेटा है जो कि आधार कार्ड बनाते हुए दिया गया था। फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, फेस स्कैन हो गया, तो ये भी पॉसिबल है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन आइरिस स्कैन की हेल्प से, ठीक है। आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है कैपिटल एडुकेसी रेशियो के बारे में, CAR जिसको बोला जा रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट यहां ये पूछा गया है क्या करेक्ट है। यहां पर बोला जा रहा है कैपिटल एडुकेसी रेशियो एक तरीका अमाउंट है, मेंटेन रखा जाता है बैंक के द्वारा, अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है तो अकाउंट होल्डर को रीपे किया जा सके, ठीक है, यानी कि उसको फेल ना हो रीपे करने में जो उसके ड्यूज है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो है इंडिविजुअल बैंक के द्वारा अपने हिसाब से डिसाइड किया जाता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में 1 एंड 2, डी में नाइदर 1 नो 2। ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ये सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का आरबीआई जो है वो डिसाइड करता है कितना आप लोगों को रखना है, वरना अगर बैंक के ऊपर छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से काम करेंगे और यहां पर कैपिटल एडुकेसी रेशियो को ढंग से फॉलो भी नहीं करेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये कोई इमरजेंसी आती है तो उस टाइम पर इसको यूज किया जाएगा। तो आंसर क्या है? आंसर ए हो गया। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 यहां पर रीजन बात कर रहा है, और उस रीजन में कंट्री में कौन सा रीजन न्यूज में ये बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट पहले यहां पर बोला गया 1 में, ये यहां पर 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4।
पहला यहाँ पर 1 में बोला गया कैटलोनिया स्पेन के अंदर में आता है, जो काफी न्यूज में रहता है। क्रीमिया हंगरी के अंदर में आता है। यहाँ पर यहाँ पर नेक्स्ट जो बोला जा रहा है ये है मिंडानाओ, तो मिंडानाओ है यहाँ पर जो है ये फिलीपीन के अंदर आता है, और यहाँ पर ओरोमिया ये नाइजीरिया के अंदर आता है। तो ये अलग अलग रीजन न्यूज में है, किस किस के अंदर आते हैं मैच करना है। ए में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3 सही है। सी बी में बोला जा रहा है 2 एंड 4 सही है। सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3 सही है। डी में बोला जा रहा है 2 एंड 4 सही है। तो ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर यहाँ पर सही है? सही आंसर यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो कैटेलोनिया स्पेन का पार्ट है, बिल्कुल सही है। क्रीमिया जो है वो हंगरी का पार्ट नहीं है, ये यूक्रेन का पार्ट है, ठीक है, जो कि रसिया के द्वारा हथिया लिया गया। तो ये इसलिए आप लोगों के लिए गलत हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड गलत हो गई तो ये गया और ये गया। मेंड यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर मिंडानाओ, यहाँ पर ये फिलीपीन का पार्ट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओरोमिया ये नाइजीरिया बोल रखा है, नाइजीरिया नहीं है, ये इथोपिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्थ स्टेटमेंट भी आप लोगों की गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर बात कर रहा है, ये बात की जा रही है उच्चतर आविष्कार योजना के बारे में, जिसको UAY बोला जा रहा है। तो UAY के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है ये एक तरीका यहाँ पर जो अनाउंसमेंट था यहाँ प्रमोट करने के लिए हायर ऑर्डर डायरेक्टली इंपैक्ट जो डाले इंडस्ट्री के साथ में और इंप्रूव करें यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसी के साथ में जो पार्टिसिपेटरी मिनिस्ट्री है और जो इंडस्ट्री है, उनका रेशियो रहेगा यहाँ पर फंड का 25, 75 और 25। MHRD 25, अदर मिनिस्ट्री 75 और इंडस्ट्री 25। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला जा रहा है ओनली 1, बी में ओनली 2, सी में बोथ और डी में नाइदर 1 नो 2, यानी कि नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। MHRD जो है यहाँ पर इसका आप लोग यहाँ पर जो नजर आएगा, देखिए आप लोग यहाँ पर रेशियो भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि 75 का मतलब हो ही नहीं गया, यहाँ पर 50 आएगा, 50 एक पे आ गया, ठीक है, 25 एक पे आ गया, 25 एक पे आ गया, तो ये तो 100 होगा ना यहाँ पर। 75 और ये हो गया 25, ही हो गया 125, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ये स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो चुकी है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो 50 देगा MHRD और दूसरी मिनिस्ट्री 25 देंगी और इंडस्ट्री 25 देंगी, ठीक है। तो ये रेशियो यहाँ पर रहने वाला है। तो आंसर ए है। आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 42 यहां पर बात कर रहा है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। बोला जा रहा है ये डेवलप की गई है रिप्लेस करने के लिए अग्नि मिसाइल को, जो कि यहां पर 360 डिग्री कवरेज करती थी। नेक्स्ट बात की जाए, जो कि यहां पर 360 का मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा 360 डिग्री ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया इसको, उड़ीसा की जो चंदीपुर रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है यहाँ पर, ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सही आंसर क्या है? ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ, डी में कोई सा भी नहीं। तो आंसर जो है यहाँ पर इसका सही ये इसका बी, क्योंकि यहाँ पर अग्नि के लिए नहीं, ये आकाश जो मिसाइल थी उसको रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है, जो कि 25 से लेके 30 की रेंज की यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में ये लोअर टारगेट ज्यादा करती है, ज्यादा ऊंचे हाई टारगेट नहीं करती, लोअर टारगेट को यहाँ पर अचीव किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो आंसर इसका बी हो गया, और DRDO के द्वारा सक्सेसफुली ये टेस्ट फायर की गई है उड़ीसा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया था, एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में, जिसको आप लोग NPR भी बोल सकते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यहाँ पर ये एक तरीका यूजुअल रेजिडेंस के लिए यहाँ पर कंट्री में रजिस्ट्रेशन देखने को आप लोगों को मिल रहा है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट अभी रजिस्ट्रेशन होना है वो कंडक्ट किया जाएगा 2022 में, यानी कि जब 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। मैंडेटरी है यहाँ पर यूजुअल रेजिडेंट को कि इसके अंदर रजिस्टर कराना, तो ये बोला जा रहा है, ठीक है। और यूजुअल रेजिडेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए आप लोग। ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, डी में बोला जा रहा है कोई सा भी नहीं। ए बी सी या फिर डी। तो सही आंसर है यहाँ पर 1 एंड 3, यानी कि बी आंसर सही है, क्योंकि जो बोला गया यहाँ पर 2022 नहीं है, ये 2020 है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा जो यूजुअल रेजिडेंस किसको बोला गया है? जो हमारी कंट्री में 6 महीने तक रह रहा हो अब तक, या फिर आगे 6 महीने रहने वाला हो, उसको यूजुअल रेजिडेंस बोला जाएगा। तो उनके नंबर यहाँ पर काउंट करने की बात की जा रही है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के थ्रू। ये नेशनल सिटीजन वो नहीं है NRC की, कभी आप लोग कंफ्यूज करने लगे इसको, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिटीजनशिप नहीं है ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, ठीक है। वो अलग फंडा है, ये अलग फंडा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। रिसेंटली पब्लिश की गई किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, क्योंकि ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश की जाती है, ना कि इनमें से किसी और के द्वारा। इसी के बेस पर फिर जो डेटा रहता है आगे आने वाले जो भी चीजें हमारी कंट्री में उनके द्वारा फॉलो किया जाता है कि किस तरीके से अपनी कंट्री की इकोनॉमी को लेकर चलना है। तो गाइडलाइन का भी काम करती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 45 यहां पर बात कर रहा है EQUIP के बारे में। ये प्रोग्राम है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, फुल फॉर्म दिए बिना ही प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। बोला जा रहा है EQUIP एक एक्रोनिम है, इकोनॉमिक क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। दूसरा बोला जा रहा है इनिशिएटिव है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, जो कि ब्रिज कम करता है पॉलिसी जो बनाई गई और उसके इंप्लीमेंटेशन में। क्या सही आंसर है? ए में वन ओनली, बी में टू ओनली, सी में बोथ, डी में नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर हो गया यहाँ पर इसका, ये सही आंसर हो गया इसका यहाँ पर डी, यानी कि कोई सा भी सही आंसर नहीं है। पहले तो जो बोला जा रहा है क्यूब की फुल फॉर्म ये गलत है, ये यहाँ पर है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट की जगह इंक्लूजन और इकोनॉमी की जगह एजुकेशन आएगा। नेक्स्ट जब एजुकेशन की बात आ गई तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहेगी नहीं, यहाँ पर फिर कौन सी आ जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो MHRD मिनिस्ट्री यहाँ पर फिर आ जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है, ये बात की जा रही है यहाँ पर अंबुची मेला के बारे में, ठीक है ना। अंबुबेचा मोला तो मतलब पूरा है अंबुबाची मेला, ठीक है, ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो मेला है यहाँ पर बोला जा रहा है ये एक एनुअल हिंदू मेला है यहाँ पर, जो कि कामाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में देखने को मिलता है। दूसरा बोला जा रहा है ये अंबुबाची जो मेला है यहाँ पर ये प्रमोट करता है मेस्ट्रल जो हाइजीन है उससे रिलेटेड, यानी कि जो मासिक धर्म होता है उसकी सफाई से रिलेटेड यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाता है। करेक्ट स्टेटमेंट ए में वन ओनली, बी में टू ओनली, सी में बोथ और डी में नन ऑफ द अबोव। ए, बी, सी या फिर डी क्या आंसर सही है? तो जो आंसर सही है इसका यहाँ पर ये हो गया बी आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये तमिलनाडु के नहीं है, ये आसाम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है कामाख्या टेम्पल के बारे में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर ये 46 था यहाँ पर, ठीक है ना। 45 गलत नंबर है यहाँ पर, 46 था क्वेश्चन, आंसर डी है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47 यहां पर बात कर रहा है यह पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, कहां पर लोकेटेड है? साधारण सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों के सामने ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड। ए, बी, सी या फिर डी। तो कहां पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यह है पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, उससे यहाँ पर ये कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगी। और खासकर इंटरनेशनल बाउंड्री भी आप लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपोर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। 48 क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। जो राइट टू प्राइवेसी है ये बोला जा रहा है कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर ये राइट टू लाइफ का और पर्सनल लिबर्टी का। तो इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर करेक्टली अप्रोप्रिएटली इसके बारे में कहां पर स्टेटमेंट दी गई है? ए में बोला जा रहा है आर्टिकल 14 में प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 के तहत यहां पर देखने को मिलता है। आर्टिकल 17 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और पार्ट 4 में है। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ गारंटी पार्ट 3 में है। आर्टिकल 24 प्रोविजन अंडर आर्टिकल ये 44th अमेंडमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका सी, क्योंकि अगर आप लोगों ने जरा से भी याद होगा, आप लोगों को राइट टू लाइफ की और पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, डिटेल में डिस्कस किए थे पॉलिटी वाले लेक्चर में, ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। और राइट टू प्राइवेसी जब से बनाया गया उसको भी आर्टिकल 21 के तहत ही रखा गया है। यानी कि पार्ट 3 हमारे संविधान का आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की जो बात की जाती है उसी में आर्टिकल 21 जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में ये यहाँ पर एक प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बन गया हमारी कंट्री में। तो आर्टिकल 21 ये गारंटी देता है पार्ट 3 के अंदर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 यहां पर बात कर रहा है ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के बारे में। ये वही ट्रीटी है जब हमारी कंट्री 1947 में आजाद हुई थी, और उसके बाद में आप लोग यहां पर नजर आ जाते हैं कि कौन कौन सी यहां पर आज के डेट में जो ये हमारी कंट्री में राज्य मिलने हैं। ये 48 नहीं है 49 हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो ट्रीटी है यहाँ पर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला गया, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा कब साइन की गई? ये अक्टूबर 1947 में, दिसंबर 1952 में, जनवरी 1971 में, जुलाई 1935 में। ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर यहाँ पर इसका ये है अक्टूबर, ठीक है। तो याद रखिएगा अक्टूबर की बात की जा रही है, और 26 अक्टूबर यहाँ पर 1947 है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन यहाँ पर साइन की गई जम्मू एंड कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। बोला जा रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015 में। ये यहाँ पर ऑल जो मेंबर है कंट्री यूएन के वो सारे इसका पार्ट आप लोग को नजर आएंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ 1 and 2 सही है, कोई सा भी सही नहीं है। ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर जो है इसका यहाँ पर ये है ए, सेकंड गलत है, क्योंकि यूएन के सारे मेंबर आप लोग यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। बेसिकली बोला ये गया था, ये ऊपर वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला हो गया ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में इक्वेटर हो गया। तो इसके बीच की जो कंट्री है यहाँ पर वो इसका मेंबर बनाने की बात की गई थी। हालांकि बाद में चल के कई सारे मेंबर आ गए थे, पर लेकिन अब तक यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे यूएन के मेंबर यहाँ पर हैं, ठीक है। एक ऐसी लोती ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, ये भी आप लोग को अपने माइंड में यहाँ पर रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं।
इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है गोलन हाइट्स के बारे में। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में थी गोलन हाइट्स। रिसेंटली जब यहां पर बात चल रही थी गोलन हाइट्स को लेकर सीरिया और इजराइल के बीच में, तो उसके रिलेटेड यहां पर काफी न्यूज में थी। तो इसके बारे में कौन सा यहां पर जो स्टेटमेंट है वो सही है? बोला जा रहा है गोलन हाइट्स कहां पर है, ये जो इवेंट रिसेंटली इनसे रिलेटेड जो अभी न्यूज में थी, तो कहां पर है ये? सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में, या फिर आप लोग बोले यहां पर ये साउथ ईस्ट एशिया, या फिर सेंट्रल अफ्रीका। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी सही आंसर है इसका यहां पर बी। आइए एक बार निहार लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है ये गोलन हाइट। गोलन हाइट बेसिकली ये पार्ट है सीरिया का, ये यहां पर आप लोग देखते हैं सीरिया, और ये हो गया यहां पर गोलन हाइट। पर लेकिन ये जो कैप्चर किया हुआ है, ये कैप्चर किया हुआ है इजराइल के द्वारा। तो इजराइल का एक आज के डेट में इसके ऊपर कंट्रोल है, ठीक है। तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में रहता था, क्योंकि देखिए बेसिकली दूसरे का पार्ट है और कैप्चर किसी और के द्वारा किया गया हुआ है। तो इसलिए ये काफी एक इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक इवेंट होता है जो बेसिकली यहां पर कई बार न्यूज में देखने को मिलता है। और जब से यहां पर जेरूशलम को कैपिटल बना दिया गया है इजराइल के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तब से लेकर यहां पर और भी ज्यादा इस तरीके की चीजें न्यूज में आती है कि एक तरीके से इस एरिया में इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं दादागिरी अपनी दिखाता है, ऐसा देखने को मिलता है। ये जो है इसके बीच में डेड सी है यहां पर, इधर जॉर्डन हो गया और यहां पर आप लोग इजराइल और ये पैलेस्तीन, तो तीन कंट्री के बीच में आप लोग को डेड सी भी देखने को मिलता है। इधर चलेंगे इजिप्ट हो गया और उधर हो गया लेबनान, ठीक है। और ये हो गया यहां पर पैलेस्तीन, और यहां पर आप लोग देखेंगे ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, गाजा स्ट्रिप हो गई ये, और ये हो गया वेस्ट बैंक, जो कि बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग पैलेस्तीन बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि डिवाइडेड पार्ट है आज की डेट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बात कर रहा है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बताया जा रहा है कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक तरीके से स्मॉल और लो पावर फ्रीक्वेंसी, ये यहां पर ये लो पावर फ्रीक्वेंसी जो आप लोग होते हैं एफएम, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी कि एफएम रेडियो स्टेशन है, जो कि कवरेज एरिया लगभग 20 से लेके 45 किलोमीटर रेडियस में, और यहां पर एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया को यहां पर कवर करता है। इसी के साथ हमारी कंट्री में टोटल 180 के करीब यहां पर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है अक्रॉस द कंट्री, और ये अलग अलग लैंग्वेज जैसे बुंदेलखंडी, गढ़वाली, अवधी और संथाली, ये सारी लैंग्वेज यहां पर देखने को मिलती है, जिसके बेस पर यहां पर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं कि लोकल एरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जहां पर टेलीविजन के लिए कोई स्पेस नहीं है बेसिकली। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी से आप लोग यहां पर देखते हैं एक पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात की जा रही है, एक लोकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है उसके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। तो 20 से 25 नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर की रेंज की डिस्टेंस है। और यहां पर जिस तरीके से कोई गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम अगर कोई चलाई गई है, एग्रीकल्चर कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वेलफेयर स्कीम, या फिर कोई और फोरकास्ट करनी है जैसे कि वेदर फोरकास्ट हो गई, तो उसके रिलेटेड यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक आप लोग साधन बोल सकते हैं जनता तक पहुंचने का, ठीक है। आज के में लगभग 180 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है हमारी कंट्री में। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में लोकल एरिया की अकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि लोकल एरिया में रिक्वायरमेंट है। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में था। बात की जा रही है हिंदी दिवस के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि जो डे है वो सेलिब्रेट किया गया हिंदी लैंग्वेज और इसकी जो रिलेटेड कल्चर है, ताकि लोगों तक और अब्रोड तक उसको पहुंचाया जा सके, इसके रूप में यहां पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कंट्री की के द्वारा अडेप्ट किया गया था हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कंट्री की सितंबर 14, 1949 में अंडर आर्टिकल 243। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया हिंदी 4th लैंग्वेज है वर्ल्ड में, यानी कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली 4थी नंबर की लैंग्वेज है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 2 और डी में बोला गया ओनली 3। तो आंसर क्या है यहां पर आप लोगों के हिसाब से? जो सही आंसर है ए बी सी एफ डी, वो है यहां पर सी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए अभी रिसेंटली अमित शाह जी जो कि हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा हिंदी के ऊपर एक कमेंट किया गया, तो उसी के चलते कि हमारी कंट्री को जो बांध सकती है, पूरी कंट्री को हिंदी बांध सकती है, तो काफी कंट्रोवर्सी हो गई। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वो सारे सामने निकल कर आ गए, तो उसी की वजह से यहां पर ये काफी कंट्रोवर्सी एक उभर कर सामने आई। अगर बात करें, देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर सारी लैंग्वेज की बात की जाए, सबसे ज्यादा यहां पर मैंडारिन चाइनीज लैंग्वेज बोली जाती है, इसके बाद में फिर इंग्लिश बोली जाती है, फिर बोली जाती है यहां पर स्पेनिश, और फिर चल के हमारी हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। यानी कि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोलने वाली हिंदी लैंग्वेज है। पर लेकिन अगर हिंदी को आप लोग कन्वर्ट करते हैं हिंदुस्तानी में, यानी कि अगर आप लोग यहां पर जो हमारी हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, जो कि एक मिक्स्ड लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो तीसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये अडॉप्ट तो किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज, पर आर्टिकल 243 नहीं है, आर्टिकल
आर्टिकल 343 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके तहत हमने इसको एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है यूएन के एक मिशन के बारे में, जो कि बोला जा रहा है यूएन मिशन इन सपोर्ट ऑफ होडेडो एग्रीमेंट। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया कि एक स्पेशल एग्रीमेंट है जो कि यहां पर ओवरसीज गवर्नेट के तरीके से यहां पर सीज फायर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है और रीडिप्लॉयमेंट किया गया यूएन की फोर्सेज को इस एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि इट वाज ऑथराइज्ड फॉर द इनिशियल पीरियड 18 मंथ, इनके 18 मंथ के लिए यहां पर इसको ऑथराइज किया गया था, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है रीडिप्लॉयमेंट, यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी असिस्ट किया जा रहा है इसको यूएन पर्सनल के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है इसका ए बी सी या फिर डी। ए आंसर सही है। देखिए अभी हमारी कंट्री की एक पर्सनैलिटी अभिजीत गुहा, तो उनको यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उसमें इनको अपॉइंट किया गया। ये मिशन है यमन के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसके लिए यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ था ताकि यहाँ पर शांति बनाकर रखी जा सके। और ये जो मिशन है स्टार्टिंग में इसको यहाँ पर 6 महीने के लिए इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है इसकी, वो इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है, जो कि हमारी कंट्री के रिटायर्ड इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल है जिनका नाम है अभिजीत गुहा, तो उनको यहाँ पर मिशन में अपॉइंट किया गया है। तो इसलिए हमारे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसी के साथ में आप लोग इसके बारे में जरूर याद रखिएगा इन पर्सनैलिटी का नाम जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। तो पीस कीपिंग फोर्स के थ्रू यहां पर ये शांति रखने की कोशिश की जा रही है। और जो मैंने अभी आप लोगों से जो गोलन हाइट डिस्कस की थी वहां पर भी पीस कीपिंग फोर्स आप लोगों को देखने को मिलती है शांति बनाए रखने के लिए। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप लोगों ने सुना है। अब बात की जा रही है साइंटिस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप लोगों से बन सकता है, तो ढंग से इसको पढ़िए पहले एक बार। बात की जा रही है यहाँ पर नेपाल गोइंग टू बी द पॉसिबली फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो इंप्लीमेंट करने जा रहा है साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पैटर्न ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये एनकरेज करेगा जो साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारी कंट्री में साइंस और टेक्नोलॉजी को इंडिविजुअल या फिर जो इंस्टीट्यूशन है ताकि इसको सोसाइटी तक पहुंचाया जा सके। तो ये स्टेटमेंट दूसरी हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है वो है यहाँ पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है। क्योंकि जो नेपाल बोला गया, नेपाल यहाँ पर गलत है। इंडिया फर्स्ट कंट्री यहाँ पर बनने जा रहा है जो कि सोशल जो यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जो कॉर्पोरेट होते हैं इनकी जो कंपनीज होती हैं उनकी एक सोसाइटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वहां पर पानी यूज कर रही है, वहां पर उनकी रिसोर्सेज यूज कर रही है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर जो उन्होंने एक तरीके से जो डेवलपमेंट वहां पर किया है खासकर अपने फायदे के लिए, और सोसाइटी को यहां पर कहीं ना कहीं पानी यूज किया है तो उसको पोल्यूट भी किया है पानी को, हवा भी वहां पर कहीं ना कहीं अपना प्लांट लगाया होगा तो हवा भी दूषित की होगी। तो अब जनता को देने का भी उनका काम आता है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर साइंटिफिक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पर ये साइंटिस्ट को लेकर यहाँ पर है। मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट है इसरो के अंदर, तो उसकी भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जनता तक साइंस को पहुंचाए कि एक्चुअल में लेमैन लैंग्वेज में जनता समझ सके कि साइंस एक्चुअल में क्या है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी आप लोगों के द्वारा अगर पढ़ी गई होगी तो उन्होंने काफी लेमैन लैंग्वेज में चीजों को समझाया ताकि जनता तक चीजें पहुंच सके। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन है इसरो या डीआरडीओ उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ जनता तक ये चीजें पहुंचे कि हाँ साइंस क्या है और किस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि समझेंगे तो तभी और ज्यादा लोग जो है वो इस पर्टिकुलर फील्ड से कनेक्ट हो पाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर भी हो गया, नेपाल नहीं इंडिया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है बैम्बोनोमिक्स के बारे में। बैम्बो यानी कि जो बांस की लकड़ी होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहां पर कि ये एक मूवमेंट जिस तरीके से जो कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज जो एक तरीके से इन्वॉल्व कर चलता है ट्राइबल कम्युनिटी को इंडिया में, खासकर जो कि यहां पर इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज है उसको आप लोग बैम्बोनोमिक्स बोलेंगे। यानी कि वे एरिया जहां पर डेजर्ट है एक तरीके से, जहां पर मरुस्थलीकरण है, उन पर्टिकुलर रीजन में जो बांस वगैरह की खेती अगर उगाई जाए तो काफी बेनिफिशियल है। और ट्राइबल कम्युनिटी जो खासकर इसमें पार्टिसिपेट करती है तो एक काफी फायदेमंद बिजनेस आप लोग इसको बोल सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहां पर लॉन्च किया गया था जो यहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 15 यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है कि डेजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना है, तो ये इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 के हिसाब से यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलता है।
तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है ये आप लोग को बताना है। ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, एंड डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है? तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? यहां पर कोव 14 नहीं, कोव 15 नहीं है, यहां पर कोव 14 है। तो कोव 14 के हिसाब से यहां पर अगर काम किया जाए तो उस तरीके से यहां पर देखने को मिलता है कि ये यहां पर कन्वेंशन है इसका कि हाँ जो मरुस्थलीय वाले एरिया है उनको भी कम से कम ऐसा आप लोग बनाओ ताकि वहां पर खेती की जा सके। और उसी के चलते यहां पर ये बेसिक फंडा है कि हाँ हम लोग इस जमीन को भी यहां पर खेती करने लायक बनाएंगे। तो उसी का एक यहां पर पार्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी जो उस एरिया में रहती है तो उनके लिए एक रोजी रोटी का भी साधन बन जाता है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। कोलेजियम सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है जो कोलेजियम सिस्टम है यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं लिखा हुआ है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कोलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस, और इसी के साथ में जो चीफ जज जो यहां पर हमारी कंट्री में जो जजेस हैं, खासकर हाई कोर्ट के बारे में बात की जाए जो चीफ जस्टिस हैं, और इसी के साथ में अदर जजेस को भी। ये यहां पर इन्वेंशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आविष्कार है। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया ओनली 2, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ और डी। जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है डी, यानी कि ये डी स्टेटमेंट सही है। इनके सारी स्टेटमेंट यहां पर सही है। कोलेजियम सिस्टम जो हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया ये बेसिकली आज की डेट में 5 जज का कॉम्बिनेशन है। यहां पर एक तो हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 4 सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, जो यहां पर बेसिकली यूज किया जाता है उनको डिसीजन जो कि यहां पर ट्रांसफर किया जाता है या अपॉइंटमेंट किया जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज रहते हैं जो कि यहां पर हाई कोर्ट के लिए जब कोलेजियम में डिसीजन लिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली भी ये काफी न्यूज में था और ये कई बार न्यूज में रहता है अपने डिसीजन की वजह से, क्योंकि इसको ओपेक माना जाता है, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं माना जाता है। इस तरीके की वजह से यहां पर ये कई बार न्यूज में रहता है। मद्रास हाई कोर्ट की एक जज थी जिनको अभी मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात की गई और उसके चलते उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया, तो तभी यहां पर कोलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लग रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करते हैं ट्रांसफर वगैरह के बारे में तो आर्टिकल 124 की बात की जाती है, और अगर हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बात करते हैं आप लोग तो आर्टिकल ये 217 है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये बात कर रहा है ओजोन लेयर के बारे में और ओजोन डे के बारे में। तो बात की जा रही है यहां पर ओजोन डे जो है उसकी जो थीम थी ये था 32 ईयर एंड हीलिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली यहां पर इसकी थीम, और बात की जा रही है इन 2000 यूएन जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम किया गया 6 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो पृथ्वी पर जो ऐसी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनको आने से रोकता है। इसकी वजह से जो धरती पर प्राणी है वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो ये ओजोन लेयर कई बार यहां पर ऐसी दिखती है कि ये खत्म होती जा रही थी पर लेकिन अब फिर से रिकवर हो रही है। तो उसी को कैसे और ज्यादा प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। कुछ ऐसी चीजें जो इसको छीन करती हैं उनको रोका जाए ताकि जनता में अवेयरनेस फैलाई जाए, तो उसके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली 1, ओनली 2, यहां पे बोला गया बोथ 1 एंड 2, और या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ और डी। सही आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थीम 2019 की ये कि 32 ईयर एंड हीलिंग, तो ये थीम हो गई कि 32 ईयर हो रहे हैं यहां पर जब से यहां पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग यहां पर याद रखिएगा ओजोन लेयर से रिलेटेड है। यहां पर ये जो आया था बेसिकली पिक्चर में आया था 1987 में। तो 1987 से अगर 2019 की आप लोग बात करते हैं तो 32 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं यहां पर, तो उसी के चलते यहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है थीम के अंदर भी। ये जनरल असेंबली के द्वारा 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये गलत है, यहां पर जो 6 सितंबर बोला गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को ये डिस्कस भी किया था डिटेल में। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, खासकर अगर इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो। आंसर ये है। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, ये काफी लार्ज स्केल पर बात की जा रही है सेंटर एडवर्स लिस्ट। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बोला जा रहा है कि एक लिस्ट है मेंटेन की गई है यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा। दूसरा बोला गया लिस्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है पंजाब और खालिस्तान मूवमेंट को। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ट्रू है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2 है, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताना है आप लोगों को, ए, बी, सी, एफ और डी। सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर ट्रू है। देखिए हुआ क्या था 1984 के आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में दंगे हुए थे। इंदिरा गांधी जी की डेथ की भी बात की जाती है उस टाइम के ड्यूरेशन में। तो हुआ क्या था, बहुत सारे ऐसे जो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे उनको जो खासकर जो हमारी कंट्री में खालिस्तान एक नई कंट्री बनाने की
की बात करते थे तो उनको बेसिकली रोक दिया गया हमारी कंट्री में आने के लिए। तो यानी कि जो बाहर चले गए थे और बाहर से इन चीजों को सपोर्ट करते थे, तो एक लिस्ट तैयार की गई, रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट जिसको बोला गया, जिसको सेंट्रल एडवर्स लिस्ट बोला गया। ठीक है, तो ये जो लिस्ट थी यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट थी कि हाँ ये लोग हमारी कंट्री में एंट्री नहीं करेंगे। तो उस लिस्ट में से अभी रिसेंटली 316 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। और अभी यहाँ पर जो मोदी जी की जो विजिट आप लोग को देखने को मिली यूएसए में, जिसको हाउडी मोदी के नाम से पुकारा जा रहा है कि मोदी जी आप लोग कैसे हैं, तो वहां पर ये सिख कम्युनिटी मिलने भी आई मोदी से और बोला भी गया कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है और ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो उसके चलते भी यहां पर ये न्यूज में था। तो आंसर इसका ए हो गया। याद रखिए किसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार पूछे जाते हैं, तो फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग के बारे में, और इसी के बारे में बात की जा रही है ज्वाइंट सिटिंग जो होती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, तो उसके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर उसमें मेजोरिटी होती है, वो क्वेश्चन है आप लोग का। बोला जा रहा है सिंपल मेजोरिटी होती है जब यहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग होती है, मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड द वोट करते हैं। यहाँ पर बोला गया 3/4 यहाँ पर मेजोरिटी होती है जो प्रेजेंट एंड वोट करते हैं, 2/3 यहाँ पर मेजोरिटी से वोट करते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखने को मिलती है। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि ए सिंपल मेजोरिटी होती है और प्रेजेंट जो रहते हैं वो वोटिंग करते हैं और सिंपल मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पर पास करा दिया जाता है जो भी यहाँ पर बिल होता है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहे हैं यहां पर कैरिकॉम कंट्रीज के बारे में। कैरिकॉम कंट्रीज कहां पर ये लोकेटेड है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो इस क्वेश्चन के बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले आप लोग अगर जिसको पता है वो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कैरिकॉम कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है, ये है बेसिकली क्वेश्चन। पहले बोला गया यहां पर एंटीगुआ और इसी के साथ में बारबुडा, दूसरा बोला गया द बहामास, तीसरा बोला गया मालाबाई, चौथा बोला गया कोस्ट डी आइवरी, चौथा पांचवा बोला गया सुरीनेम और छठा बोला गया यहां पर सेंट किट्स और नेविस। ठीक है, तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1, 2 एंड 3, बी में बोला गया 2, 3 एंड 4, सी में बोला गया 1, 2 एंड 5 और डी में बोला गया 3, 4 एंड 5। सही आंसर क्या आप लोगों का? ए बी सी एफ डी। तो आइए एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर यहां पर सी। देखिए जो यहां पर कैरिकॉम कंट्रीज है इनको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट, जो कि बेसिकली डिफाइन की जाती है। पर्टिकुलर ये 15 कंट्रीज होती हैं, कैरेबियन नेशन है एक तरीके से कंट्री, क्या ये आइलैंड एरिया आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो आप लोग को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच में जो एरिया है, यहां पर जो आइलैंड है उनको यहां पर इस नाम से पुकारा जाता है। तो टोटल 15 आप लोगों को यहां पर ये छोटे छोटे नेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में 5 इनके एसोसिएटेड मेंबर हैं जो कि टोटल मिलाकर यहां पर नजर आते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर ये जो कंट्री है आप लोग यहां पर देखते हैं, अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग देखेंगे तो ये हो गई हमारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर ये 15 की 15 तो आप लोग को याद रखनी नहीं है। अगर आप लोग यहां पर आंसर देने का सबसे सही तरीका है कि आप लोग वो कंट्री छांटिए जो आप लोगों को लगता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में नहीं होंगी, यानी कि अलग अलग रीजन में कौन सी कंट्री है। ठीक है, जैसे बात की जाए मालावी, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। कोस्ट आइवरी, ये भी आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। पर लेकिन जब आप लोग करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने सुना है बहामास के बारे में, और इसी के साथ में एंटीगुआ बारबुडा, इसके बारे में भी कई बार आप लोग न्यूज में सुनते ही रहते हैं। तो ये बेसिकली रीजन अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप लोग इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया इस बेस पे? यहां पर आंसर हो गया इसका 1, 2 और 5 और 6। तो 1, 2, 5 एंड 6 तो आंसर हो गया यहां पर सी। तो ऐसे आप लोग आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात करें है समुद्र लक्षणम। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो कौन कौन सी कंट्री के बीच में यहां पर ये एक्सरसाइज है? पहले बोला गया यहां पर इंडिया और श्रीलंका, दूसरा बोला गया इंडिया और थाईलैंड, तीसरा बोला गया मलेशिया और थाईलैंड, चौथा बोला गया मलेशिया और इंडिया। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अगर आप लोगों के सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर वहां पर कोई एक्सरसाइज पूछी जा रही है तो ये मानकर चलिए कि नॉर्मली आप लोगों से इंडिया का नाम ही वहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कोई ना कोई सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इंडिया का नाम जरूर होगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन तो आप लोग कट कर सकते हैं। तो आंसर क्या है सही? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि ये इंडिया और मलेशिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है, जो कि बेसिकली आप लोग एरिया भी देख सकते हैं। यहां पर ये देखिए, बेसिकली यहां पर ये हो गया मलेशिया, दो पार्ट में बेसिकली यहां पर ये डिवाइड है, ये देख सकते हैं, और ये नेवल एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाएगा किस किस कंट्री के बीच में? तो इंडिया और यहां पर ये मलेशिया के बीच में। कैसी एक्सरसाइज है? आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी? तो ये एक नेवी की एक्सरसाइज है यहां पर। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने मैप भी हो गया, और ये एक तरीके की बायलैटरल एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया और मलेशिया के बीच में। ठीक है, ये बेसिकली अभी जो एक्सरसाइज है यहां पर ये साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में यहां पर दोनों के द्वारा यहां पर मिलकर इस एक्सरसाइज को एंजॉय किया गया है। तो इसलिए ये काफी न्यूज में थी रिसेंटली अभी। तो आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक तरीके से अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, आप लोग इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाता है। बात की जा रही है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के बारे में। ये जो सिस्टम है यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट अंडर है डीओटी के अंडर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। दूसरा बोला गया यहाँ पर
ये एड्रेस करता है सिक्योरिटी थेफ्ट, कोई चोरी होती है, कंसर्न इंक्लूडिंग जो रीप्रोग्राम किया जाता है मोबाइल हैंडसेट को, तो उसके बारे में बात करता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2 है, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। इनकरेक्ट पूछा गया, ये जरूर ध्यान देना है आप लोगों, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्या है यहां पर आंसर? ए बी सी एफ डी। तो जो आंसर है यहां पर सही वो है डी, यानी कि दोनों आंसर यहां पर करेक्ट है, कोई सी भी इनकरेक्ट नहीं है। जी हां, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जब कुछ हैंडसेट जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, कोई चोरी हो गया हैंडसेट तो उस तरीके से जिसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, तो वो यहां पर ये इस कैटेगरी में आता है, जो कि डीओटी का एक प्रोजेक्ट है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली यहां पर ये होता है कि उसके बारे में पता लगाया जाए इसकी, हाँ ये ऐसा मोबाइल कोई चोरी हो गया है और कैसे यहां पर उसको एक ब्लैक लिस्ट में उसको डाला जाए और फिर उसके थ्रू कोई कॉल वगैरह न कर सके। तो ये फोकस रहता है कि ताकि उसको वहीं पर ही रोका जा सके और कोई आगे चलकर प्रॉब्लम न देखने को मिले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर काउंट कर आप लोग चलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं जलदूत एग्जीबिशन के बारे में। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये बोला गया है ये एक ट्रेवलिंग एग्जीबिशन है, ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है रीजनल आउटरीच ब्यूरो पुणे के द्वारा। दूसरा बोला गया है ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा मिलकर। इसके साथ में ये बोला जा रहा है कि ट्रेवलिंग एग्जीबिशन है ऑन जल शक्ति अभियान। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। ये एक ट्रेवलिंग एग्जीबिशन है जो कि एक तरीके से अवेयरनेस फैलाता है वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो यहाँ पर जो जल शक्ति अभियान हमारी कंट्री में चल रहा है, तो उसी के चलते यहाँ पर ये भी एक इंपैक्ट डालने वाला है कि कैसे हम लोग जो वाटर है उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं ताकि पानी बर्बाद न किया जाए और पानी को सेव कर सकें, और किस तरीके से पानी को इनके वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में टारगेट भी है 2024 तक का ऑल ओवर कंट्री में जो रूरल हाउस होल्ड है वहां पर ये वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराने का, और आज के डेट में लगभग ये 18% है। तो इसके चलते 100% तक लेकर जाना है 2024 तक, तो ये भी यहां पर एक टारगेट है। तो उसी के चलते यहां पर ये पुणे बेस्ड रीजनल आउटरीच ब्यूरो, ये इसी के साथ में यहां पर इंफॉर्मेशन, ये यहां पर इसी के साथ में यहां पर आईबी मिनिस्ट्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट मिलकर यहां पर ये बेसिकली एक एग्जीबिशन देखने को मिल रहा है जो कि कैसे पानी को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में आइडिया रखेगा। आंसर हो गया यहां पर बी सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं मुक्ति वाहिनी के बारे में। ये रिलेटेड टू किस कंट्री है? ए में बोला गया बांग्लादेश, बी में इंडिया, सी में भूटान और डी में श्रीलंका। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहां पर इसका ए, ये है बांग्लादेश। 1971 की वॉर में इंडिया के द्वारा बांग्लादेश की हेल्प की गई पाकिस्तान से अलग होने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा काफी ज्यादा बर्बरतापूर्ण यहां पर इनके ऊपर एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों की जान जी गई। तो उस टाइम पर जो मुक्ति वाहिनी है ये यहां पर इनकी फोर्स थी, जो लोकल लोगों की फोर्स बोल सकते हैं, कुछ आर्मी ऑफिसर थे जो इंडिया के द्वारा ट्रेन किए गए ताकि पाकिस्तानी आर्मी के साथ में लड़ सकें। तो उस टाइम पर जो इनके लीडर थे वो थे मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान की जो बर्थ एनिवर्सरी है तो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी के चलते क्या क्या चीजें यहां पर तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहां पर यह है कि 100 ईयर जो यहां पर बंगा बंधु यानी कि फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है, तो 2020 में एक तो यहां पर ये सेलिब्रेट करना है, और 2021 में यहां पर जैसे कि आप लोग जानते हैं 1971 में वॉर हुई थी और 2021 में यहां पर इसको पूरे 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसके चलते इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी यहां पर किया जाएगा। तो किस तरीके से यहां पर वाटर में सिक्योरिटी भी हम लोग रख सकते हैं। तो इंडिया के जो नेवल चीफ है अभी यहां पर, वो भी यहां पर बांग्लादेश की विजिट पर गए थे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया और बांग्लादेश कैसे मिलकर काम कर सकते हैं नेवल सिक्योरिटी इन सब एरिया में, तो ये बातें बेसिकली यहां पर की जा रही है। तो यहां पर ये मुक्ति वाहिनी उस टाइम पर फॉर्म की गई थी, इसीलिए ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहां पर, यह है नार्विक। तो नार्विक के बारे में बात की जा रही है कि ये है क्या और कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है। बोला जा रहा है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि यहां पर इसके द्वारा नार्विक स्कीम स्टार्ट की गई है। दूसरा बोला गया ये बूस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट इन इंपोर्ट सेक्टर, और तीसरा बोला गया यहां पर इट विल मेक इंडियन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है ये एक्सपोर्ट सेक्टर की बात की जा रही है, ना कि इंपोर्ट की। दूसरा क्या है, एक तरीके का यहां पर इंश्योरेंस स्कीम आप काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं, एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर है कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि यहां पर एक्सपोर्ट कोई कर रहा है, उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए, तो यहां पर ये उसको प्रोवाइड करा देगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं अच्छे एक्सपोर्ट की बात आप लोग यहां पर कर सकते हैं इसके चलते। तो ये स्कीम जो है यहां पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर ये इंट्रोड्यूस की गई है।
बाकी अगर इसके बारे में बात की जाए यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये 1957 में इसका गठन किया गया था। एक इंश्योरेंस कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुतई कम्युनिटी जो एक ग्रुप है अभी रिसेंटली काफी न्यूज में है, तो ये किस कंट्री से रिलेटेड है? यमन, सीरिया, इराक या फिर सऊदी अरेबिया? तो ए बी सी एफ डी आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो सही आंसर जो है यहाँ पर ये है इसका ए, यानी कि यमन। तो यहाँ पर ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया के द्वारा यमन के ऊपर वॉर की गई है और यहाँ पर ये हुतई कम्युनिटी जो है वो उसको अपोज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो हुतई कम्युनिटी के द्वारा हथिया लिया गया गवर्नमेंट को हटाकर। तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि यहाँ पर कोई ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप न हो जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में इसकी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए। और हुतई कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, तो उसको लेकर भी दोनों के बीच में रस्साकसी रहती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये हुतई कम्युनिटी काफी न्यूज में है। तो जैसे हुतई कम्युनिटी हो गई है, इसके अलावा कोई और दूसरी कम्युनिटी होगी, ये जो भी कम्युनिटी है, अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछे तो इनके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। तो आंसर यहां पर ये हो गया। और हाँ, यही वही कम्युनिटी है जिसके द्वारा अभी क्लेम किया गया सऊदी अरेबिया में जो बम्बार्डमेंट की गई है ऑयल फील्ड पर, तो वो भी इसी के द्वारा क्लेम किया गया इस कम्युनिटी के द्वारा, तो इसलिए भी ये न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है पुल्लिकलई आर्ट के बारे में। तो पुल्लिकलई आर्ट यहां पर किस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। बोला जा रहा है उड़ीसा में, दूसरा केरला में, तीसरा कर्नाटक में और चौथा तमिलनाडु में। तो सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका बी, ये केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसको पुल्लिकलाई आर्ट को यहाँ पर टाइगर डांस के नाम से भी जाना जाता है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये है कि इस तरीके से ये यहाँ पर टाइगर के जो एक तरीके से आकार के जैसे यहाँ पर ये स्किन जैसी पहनी जाती है और जो कि पूरी बॉडी को यहाँ पर उसी के शेप में ढालने की कोशिश की जाती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे यहाँ पर बजाए जाते हैं और इसी के रिदम में फिर डांस किया जाता है। तो ये ओनम जो फेस्टिवल है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर डांस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओनम का जो 4th डे होता है, तो एक तो पहले ये क्वेश्चन बन गया किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। किस नाम से और जाना जाता है? टाइगर डांस के नाम से जाना जाता है। किस फेस्टिवल के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है? ओनम के उपलक्ष्य में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पर इस तरीके की जो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेडिशन जो ड्रेस पहनी हुई है, तो ये भी इसके बारे में याद रखिएगा। बॉडी को पेंट भी किया गया और जो रिदम होती है ये सारे इंस्ट्रूमेंट की, जैसे इनको थकली, उद्दुको और इसी के साथ में चेंद्रा बोला गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इनके नाम है, ये जब बजाए जाते हैं तो फिर इसके साथ में यहाँ पर डांस किया जाता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को हल्का हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है बुद्धिस्ट जो बुद्धा की है लाइफ के बारे में। तो बोला जा रहा है कि कौन सा एरिया ऐसा था जो यहाँ पर एसोसिएटेड था बुद्धा की लाइफ से। बोला गया अवंती, दूसरा गंधारा, तीसरा बोला गया कोसला और चौथा बोला गया मगधा, ठीक है। तो कोसल बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1, 3 एंड 4, डी में बोला जा रहा है 3 एंड 4। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका डी, यानी कि ये दो जो है ये कोसला और इसी के साथ में कोसल बोल सकते हैं या फिर मगध या फिर मगधा बोल सकते हैं आप लोग। तो ये दो ऐसे एरिया थे जो कि यहाँ पर बुद्धा जी की लाइफ से कनेक्टेड थे। सबसे बेस्ट जो बात है बुद्धा की, जो बुद्धिज्म आप लोगों को देखने को मिलता है उस रिलीजन की ये बात है कि यहाँ पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा फंडा ये है कि अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से एंजॉय करो, कोई आप लोग की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए कहीं पर अगर लड़ाई भी होती है तो लोग कहते हैं कि बुद्धा का पाथ ले लो, यानी कि मिड पाथ ले लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये शब्द मैंने भी कई बार यूज किया अपनी वीडियोस में, आप लोगों ने सुना होगा। तो आंसर यहां पर डी हो गया। आसान सा क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया नीति आयोग, तो नीति आयोग के द्वारा किसको रिप्लेस किया गया है? पहला बोला गया ह्यूमन राइट कमीशन को, दूसरा फाइनेंस कमीशन को, तीसरा लॉ कमीशन को, चौथा प्लानिंग कमीशन को। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सब आप लोग जानते हैं इसके बारे में, तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर यूरोपियन यूनियन के बारे में, और ब्रेक्जिट की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है हमेशा पर्टिकुलर जो पोर्सन है यूरोप का, इसी के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर कि यूरोपियन यूनियन जो डेवलप हुई है उसकी एज ए इंटरनल मार्केट को लेकर आप लोग देखेंगे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड आप लोगों को लॉ देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से पूरी मार्केट वो एनालाइज की जाती है, पूरी मार्केट जो काम करती है, और सारे जो मेंबर हैं यहाँ पर वो इसका पार्ट भी है। सारे मेंबर पर यहाँ पर ये लॉ अप्लाई होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर में। दूसरे बोला गया यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी की टोटल मिलाकर 30 मेंबर हैं आज के डेट में यूरोपियन यूनियन के अंदर, और ये प्राइमरली सारे जो लोकल मेंबर हैं यूरोप के वो हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बोला गया है यूरोप एज ए होल इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर सबको आप लोग ये 30 मेंबर जो बोला गया अगर काउंट करते हैं तो वर्ल्ड में
सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 2 एंड 3 एंड डी में बोला गया 1 एंड 3। तो सही आंसर बताइए ए बी सी एफ डी आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर है? तो जो सही आंसर है इसका यहां पर ये है डी, यानी कि 1 एंड 3। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले आप लोग एक बार मैप को लोकेशन देख लीजिए कि कहां पर है एग्जैक्टली। यूरोप की बात की जा रही है, ये है हमारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो ये है यूरोपियन कंट्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर यूरोप है, इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो बेसिकली आप लोग यहां पर इस मैप में इसको देखे जाके आप लोग ढंग से कनेक्ट कर सकें। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे ओरिजिनल जो यहां पर ओरिजिनल जो मेंबर थे, ये 1993 के जो मेंबर है बेसिकली आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। आगे चलकर यहां पर 1995, 2004, 2007, 2013 इस तरीके से मेंबर यहां पर ऐड होते चले गए और ये पूरा एक कंट्री, पूरा एक ग्रुप बन गया जिसमें आज के डेट में 28 मेंबर हैं। पर लेकिन इस 28 मेंबर में से यहां पर ये जो यूके है, ये यहां से आगे निकलने की बात करें, इनके बाहर निकलने की बात करें तो -1, तो 27 मेंबर यहां पर रह जाएंगे। इनमें से टोटल मिलाकर 19 मेंबर ऐसे हैं जो इसकी करेंसी यूरो यूज करते हैं। जी हां, आप लोगों ने सही सुना, इसकी खुद की करेंसी भी है। और इसी तरीके से यहां पर जब बात करेंगे आप लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर यूरोपियन यूनियन एज एक पूरा कंप्लीट ग्रुप काम करता है। तो ये जो ग्रुप बेसिकली बनाया गया था, ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि एक टाइम पर यूरोप के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन और आप लोग बात करिए फ्रांस, ये यूरोप की जो कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इनके द्वारा रूल किया गया। पर लेकिन जैसे यहां पर कंडीशन खराब हुई, यहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम के बाद में जैसे यूएसए जैसी बड़ी बड़ी कंट्री निकल कर आई, तो इनको लगा कि अब हमको कॉलोनी बनाया जाएगा। तो इसीलिए वही है ना कि आप लोगों ने सुना होगा, एक डंडी को तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, दो को तोड़ेंगे तो भी टूट सकती है। पर लेकिन जैसे जैसे आप लोग इसका बढ़ाते जाएंगे और इनको बांधेंगे तो फिर कोई नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि एकता में जुटता इनके द्वारा दिखाई गई और एक पूरा ऐसा यूनियन तैयार कर दिया जो कि आज की डेट में भी एक सटीक यूरोपियन यूनियन आप लोगों के सामने है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर आंसर डी हो गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटा सा, यहां पर ये जो ट्रीटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, इसको बोलते हैं मास्ट्रिच ट्रीटी, MAASTRICHT। तो ये जो ट्रीटी थी 1993 में, उसके द्वारा यहां पर इसको एस्टेब्लिश किया गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर ये बात कर रहा है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो हमारी कंट्री में जो सभी खुदरा भुगतान यानी कि रिटेल पेमेंट किए जाते हैं वो इसी के थ्रू किए जाते हैं। दूसरा बोला गया यहाँ पर कि ये जो सेटअप किया गया था गाइडलाइन, उसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। तीसरा बोला गया इसको प्रमोट करने वाले 5 प्रमोटर बैंक हैं। सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ए बी सी एफ डी, तो आंसर है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी कंट्री में स्टैब्लिश की गई थी 2008 में। ये बेसिकली जो काम करती है हमारी कंट्री में, ये सेक्शन 8 कंपनी के तहत यहाँ पर इसको हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। तो इसी के चलते यहाँ पर ये काम करती है। और इसके जो आज के डेट में अगर आप लोग देखेंगे जो इसका प्रोडक्ट है, जैसे कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच की बात कर लीजिए, इसी के साथ में रुपये कार्ड की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग बात कर लीजिए भीम ऐप की जो कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, भारत बिल पेमेंट सिस्टम की आप लोग बात कर लीजिए, तो ये सारे लगभग इसी के प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। कंपनी एक्ट के 2013 का जो कंपनी एक्ट है जो 2013 का, उसके सेक्शन 8 के हिसाब से यहाँ पर ही हमारी कंट्री में काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये 5 प्रमोटर जो बोला गया, 5 प्रमोटर नहीं, यहाँ पर आज की डेट में इसके 10 प्रमोटर हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, यहाँ पर तो 10 होगा, बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है हमारी कंट्री का जो गगनयान मिशन है उसके बारे में, जो कि बोला जा रहा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। तो पहली स्टेटमेंट बोला गया कि इसरो का जो एम है वो मेडन ह्यूमन स्पेस गगनयान, ये 75th जो एनिवर्सरी होगी हमारी कंट्री की इंडिपेंडेंस की, उससे पहले भेजा जाएगा ये स्पेस में। तो ये गगनयान इसका नाम है और ये हमारा पहला मिशन है। इसी के साथ में इसरो और नासा जो है उनके द्वारा एमओयू साइन किया गया क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज फॉर ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ 1 एंड 2, डी में नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी, तो आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। हमारी कंट्री का मिशन है, इसके बारे में आप लोग ढंग से समझ लीजिए क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है नासा के बारे में, तो नासा का इसमें रोल नहीं है, यहाँ पर इसरो और डीआरडीओ मिलकर अभी काम कर रहे हैं और ये हमारे एक इंडिजिनस मिशन है, यानी कि हम लोग अपने आप यहाँ पर इसको मिशन को सक्सेसफुल
बनाएंगे, तो जिसका नाम हमारे द्वारा गगनयान रखा गया है। तो ये जो मिशन होना हमारी कंट्री में, तो 75th जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी हमारी कंट्री की आजादी की 2022 में, तो उससे पहले यहां पर हम लोग को बेसिकली ये मिशन सेंड करना है। तो जो भी यहां पर जो क्रू मेंबर रहेंगे उनकी हेल्थ वगैरह जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी वो डीआरडीओ के द्वारा यहां पर इसरो को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो डीआरडीओ और इसरो मिलकर काम करेंगे पर्टिकुलर इस मिशन के अंदर। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो ये हमारी ही कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है। तो दोनों के बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करेगी कौन सी कंट्री यहां पर होल्ड कर रही है सेंटर 2019 इंटरनेशनल कमांड एक्सरसाइज। तो इसके बारे में बताना है। ए में बोला गया यूएसए, बी में रसिया, सी में जापान और डी में इजराइल। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका बी यानी कि रसिया। रसिया एनुअल एक्सरसाइज जो यहां पर होगी मिलिट्री फोर्सेस की, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये ज्वाइंटली यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक कमांड ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये जो है बेसिकली एक्सरसाइज यहां पर ये दिखाती है कि हमारी आर्म फोर्स जो है वो कितना तैयार है अगर नेशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात आती है। तो इस तरीके से यहां पर ये एक दूसरे चीजों को सीखेंगे और कैसे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मिलकर, उस पर बेसिक फोकस यहां पर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें 5th इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया ये ऑर्गेनाइज कराया गया यहां पर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ICCR के द्वारा। ये ऑर्गेनाइज कराया गया मुंबई में। सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में 2 ओनली, सी में बोथ 1 एंड 2, डी में नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है इसका ए। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये अब की बार जो आप लोगों को देखने को मिला, ये 5th इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा, जो कि यहां पर हमारी कंट्री में ये रिसेंटली सितंबर के महीने में ही देखने को मिला। दूसरा जो बोला गया मुंबई, ये मुंबई नहीं, यहां पर ही हमारी कंट्री में न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया गया। और ये जो था फेस्टिवल प्रिजाइड किया गया हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी के द्वारा, वो यहां पर एज ए चीफ गेस्ट थे। अगर बात करें अगर बात की जाए यहां पर ICCR के बारे में, तो ICCR को स्टैब्लिश किया गया था हमारी कंट्री में 1950 में, और स्टैब्लिश करने वाली पर्सनैलिटी भी काफी फेमस थी, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा यहां पर इसको स्टैब्लिश किया गया था। बेसिकली हमारी कंट्री की कल्चर से रिलेटेड यहां पर जो प्रोग्राम होते हैं वो इसके द्वारा ये देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यहां पर इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां पर ये बात कर रहा है हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये बताना है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि जो हाइड्रोजन है यहां पर ये एक क्लीन एनर्जी है, जो कि वाटर इसका एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वाटर के बारे में बात करें तो H2O आप लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर इट कैन बी मेड फ्रॉम जो सोर्सेज है यहां पर, जैसे मेथेन हो गया, कोल हो गया, वाटर हो गया, इवन गार्बेज से इसको बनाया जा सकता है। चाइना, जापान, साउथ कोरिया के द्वारा एम्बिशियस टारगेट रखा गया है कि आने वाले टाइम में मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड जो व्हीकल हैं वो रोड पर देखने को मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट डिकेड के अंदर, यानी कि 10 सालों के अंदर। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 एंड 2, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर यहां पर इसका ये है डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के द्वारा अगर चले जाएगा यहां पर कोई भी व्हीकल, तो आप लोग देखते हैं यहां पर एक तो काफी एनर्जी एफिशिएंट वो देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इनके पोल्यूशन फ्री आप लोगों को वो व्हीकल यहां पर देखने को मिलेगा। और जो टेक्नोलॉजी है यहां पर चाइना, जापान और साउथ कोरिया के द्वारा, वो ये चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हाइड्रोजन व्हीकल ही यहां पर जो बेसिकली जमीन पर देखने को मिले। तो इससे क्या होगा, जो क्रूड ऑयल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है रुस्तम 2 के बारे में। तो इसके बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये पूछा गया है। पहले बोला गया है रुस्तम 2 ये एक ड्रोन है, जो कि एक तरीके से अनमैन्ड एयर व्हीकल आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इंसानों से नहीं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी उरी, ठीक है, तो उसमें जो नहीं चिड़िया सी उड़ाई जाती थी वो रिमोट से, तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है हमारी कंट्री का। पहली स्टेटमेंट डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट, तीसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये लगभग 24 आवर के लिए यहां पर एक तरीके से सर्विलेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है इसके द्वारा। तो ये बोला गया तीसरी स्टेटमेंट में। चौथी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर ऑल जो 3 सर्विसेज है हमारी कंट्री में, जो आर्म फोर्स है उनके लिए, इनके लिए यहां पर इसको डेवलप किया गया। बेसिकली प्राइमरी इंटेलिजेंस सर्विस एंड रिकरेंस, तो यहां पर जो ऑपरेशन है उसके लिए यहां पर इसको यूज किया जाना है, उसके लिए डेवलप किया गया है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 3 एंड 4, डी में बोला गया 1, 3 एंड 4। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही। यहां पर ये एक तरीके यहां पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है। तो लगभग जो इसकी हाइट जाने वाली है लगभग 22
1000 फीट तक यहाँ पर ये जाने वाला है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें तो 24 आवर यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने वाला है बेसिकली सर्विलेंस पर। लेकिन जब बात करते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था फोर्सेस के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है डीआरडीओ ना कि इसरो। तो यहाँ पर ये डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है ना कि इसरो का प्रोजेक्ट है। बाकी हमारी तीनों फोर्सेस के लिए यहाँ पर ये काम करने वाला है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट मिशन आप लोग बोल सकते हैं, खासकर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो गया? डी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है अस्त्रा मिसाइल के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले बोला गया कि इंडिजिनियसली डेवलप की गई है बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जहां तक देखा भी नहीं जा सकता है वहां तक ये वॉर कर सकती है और सरफेस से एयर में छोड़ने वाली मिसाइल है। ये जो है यहाँ पर बेसिकली जो एन ऑल वेदर स्टेट ऑफ आर्ट एयर मिसाइल है, डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर ये लॉन्च की जा सकती है फ्रॉम डिफरेंट एल्टीट्यूड, यानी कि अलग अलग हाइट से इसको लॉन्च किया जा सकता है। चौथी स्टेटमेंट बोला गया कि ये रीच कर सकती है 110 किलोमीटर जब ये फायर की जाती है 5 किलोमीटर की हाइट से, यानी कि अगर 5 किलोमीटर की हाइट से इसको फायर करते हैं तो ये 110 किलोमीटर पहुंच सकती है, ऐसा बोला गया है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 और 2, बी बोला गया 2 और 3, सी बोला गया 3 और 4, डी बोला गया 1 और 4। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है बी, यानी कि 2 और 3। तो ये सही है, ऑल वेदर मिसाइल है और डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट जो बोला गया यहाँ पर कि ये डिफरेंट एल्टीट्यूड से यहाँ पर ये एक तरीके से मार कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया है ये बोला गया है सरफेस टू एयर, तो यहाँ पर भी आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं ये हवाई जहाज से ही एयर में मार करने वाली है, यानी कि हवाई जहाज से छोड़ी जाएगी ये मिसाइल। ऐसा नहीं कि जमीन पर कोई यहाँ पर इसको लॉन्च करने वाला कोई व्हीकल होगा, हवाई जहाज से यानी कि एयर टू एयर वार करने वाली है, ना कि सरफेस टू एयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि ये 110 किलोमीटर जाएगी अगर 5 किलोमीटर की डिस्टेंस से छोड़ते हैं, नहीं 110 किलोमीटर जाएगी अगर लगभग आप लोग इसको 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से ऊपर से जाकर छोड़ते हैं, ठीक है। तो तब जाकर 110 किलोमीटर यहां पर जाएगी। तो इसके बारे में अलग अलग हाइट से यहां पर वैसे इसको छोड़ा जा सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और हाँ, जैसे जैसे हाइट नीचे आती चली जाएगी यहाँ पर लॉन्च करने की, वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो जाएगी। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस से छोड़ेंगे तो 110 किलोमीटर जाएगी, अगर ये 8 किलोमीटर की डिस्टेंस से आप लोग छोड़ते हैं तो लगभग 44 किलोमीटर जाएगी। तो ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेन एक तरीके से आप लोग यहां पर पिक्चर में देखते हैं काई टाइप में यहां पर ये एक चीज होता है जो कि यहां पर जो बोला जा रहा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी इसको बोल जा रहा है एक तरीके से। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का जो प्रोसीजर होता है ये यहाँ पर एक स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर लाइकन की वजह से। तो लाइकन ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। रॉक्स के ऊपर कई बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसी काई सी लग जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये किसका एसोसिएशन है, यानी कि किस किस के द्वारा मिलकर ये बनाया जाता है? ए में बोला गया यहाँ पर एल्गी और बैक्टीरिया के द्वारा, बी में बोला गया एल्गी और फंगी के द्वारा, सी में बोला गया बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा, डी में बोला गया फंगी और मोसिस के द्वारा। तो क्यों कौन सा यहाँ पर सही है ये आप लोग को बताना है। ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी। ये यहाँ पर एल्गी और फंगी के द्वारा यहाँ पर बेसिकली होता है जो कि लाइकन बनता है। और ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उससे पहले पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी याद रखते हैं आप लोग इसको कि जो लाइकन है यहाँ पर वो ये यहाँ पर एल्गी और फंगी से मिलकर बनता है, ठीक है। तो लाफ से याद रखते हैं, यानी कि हंसना एक तरीके से, LAF ऐसे करके आप लोग कुछ भी याद रख लीजिए, पर इसके बारे में जरूर आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी 2014 में पूछा जा चुका है। स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात करें यहाँ पर। तो स्टील इंडस्ट्री के द्वारा कौन कौन से जो पोल्यूटेंट है वो रिलीज किए जाते हैं? पहला बोला जा रहा है यहाँ पर ये सल्फर डाइऑक्साइड, एक तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ऐसा आप लोग बोलिए इसको, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। दूसरा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर बोलेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, 3 और 4, बी में बोला गया 2, 3, सी में बोला गया 1, 4, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर यहाँ पर इसका डी, यानी कि सारी स्टेटमेंट सही यहाँ पर, सारी की सारी यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री एज ए पोल्यूटेंट यानी कि एज ए प्रदूषक के तौर पर यहाँ पर निकलती है। इस क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 14 मेंबर है टोटल मिलाकर, और ये कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि किस तरीके से पैसा कमाया जा सके और किस तरीके से पॉलिसी बनाई जा सके पर्टिकुलर ऑयल को एक्सपोर्ट करके, और किस तरीके से स्टेबलाइज रखा जा सके मार्केट को भी। तो ये बातें यहां पर बोली गई है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया में है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका वो है ए।
क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 14 कंट्री है यहां पर और ये सारी मिलकर किस तरीके से मार्केट को मेंटेन रखना है उसके बारे में बात करती है। पर लेकिन जब बात करेंगे सेकंड स्टेटमेंट की तो यहां पर ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये वियना है। वियना कहां पर है? ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ना कि सऊदी अरेबिया में है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि जो वियना में इसका हेडक्वार्टर है और वियना ये जो खासकर ये ऑस्ट्रिया जो है यहां पर इसका मेंबर भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर यहां पर ए हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ये बात की जा रही है फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में। तो रिसेंटली अभी यहां पर कहां पर इसको सेटअप करने की बात की गई है? पहला बोला गया भोपाल में, दूसरा मुंबई में, तीसरा इंदौर में और चौथा हैदराबाद में। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका ए भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है। यहां पर ई वेस्ट यानी कि जो मोबाइल वगैरह के जो आप लोगों के वेस्ट होते हैं, किस तरीके से इसको टैकल करके चलना है, क्योंकि हर एक इंसान के पास में कई कई मोबाइल फोन है, तो कैसे इस वेस्ट को यहां पर टैकल करके चलना है, ये इसके बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर बात की जा रही है एक मटेरियल के बारे में जिसका नाम है गोल्ड स्मिथ डाइट। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। बोला गया है कि ये रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में पाया गया है, जो कि डायमंड के अंदर एक अलग तरीका मिनरल अभी देखने को मिला है। यानी कि नॉर्मली डायमंड है और उसके अंदर ये एक मिनरल देखने को मिला है जिसको गोल्ड स्मिथ डाइट बोला गया है। तो ये इंडिया की माइंस में पाया गया है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये अर्थ मेंटल, जो अर्थ का जो मेंटल होता है उसमें देखने को मिला, जो कि लगभग 80% ऑफ द जो टोटल वॉल्यूम है अर्थ का वो होता है, उसमें इसमें पाया गया है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये नाइट्रोबियम, पोटेशियम और इसी के साथ में रेयर अर्थ मटेरियल और यहाँ पर ये लेंटिनम और इसी के साथ में सीरियम, तो टोटल मिलाकर इनका ये एक मिक्सचर है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है? रीजन ये हमारी कंट्री में नहीं पाया गया है, ये पाया गया साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में ये पाया गया है और यहां पर बाकी दोनों स्टेटमेंट में जो बोला गया है कि जो मेंटल है यहां पर लगभग 80% आप लोगों को ये वॉल्यूम देखने को मिलेगा और ये इनसे मिलकर यहां पर बना होता है। तो आंसर इसका बी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। तो क्या स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है ये बताना है। सबसे पहले बोला गया यहां पर लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन है, ये अनाउंस किया गया ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन समिट के ड्यूरेशन में, जो हेल्प करेगा यहां पर वर्ल्ड जो हैवी ग्रीन हाउस गैस एमिटिंग इंडस्ट्री है उनको लो कार्बन इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का बेसिकली काम करेगा। इंडिया और अर्जेंटीना दोनों मिलकर इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं। बेसिक जो एम है वो यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन करना, जिस तरीके से देखिए आज के डेट में अगर कार्बन की बात की जाए तो डीकार्बनाइज करने की कोशिश की जा रही है और जो एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर है खासकर उसके ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी बोला गया 1 and 2, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि इंडिया तो है पर इंडिया के साथ में यहां पर अर्जेंटीना नहीं है, ये स्वीडन है, SWEDN। तो स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है, तो ये मिलकर यहां पर काम करेगा, यानी कि ये सारे ये इंडिया और स्वीडन मिलकर यहां पर लीड करेगा। और बेसिक फंडा क्या रहना है? बेसिक फंडा ये रहना है किस तरीके से कंट्रोल करना है ताकि जो कार्बन एमिशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में। काफी न्यूज में है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में ये बताना है। बोला जा रहा है कि जो बिल है यहां पर वो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन को, और अगर वो यहां पर इसका वायलेशन करते हैं तो यहां पर एक तरीके से कार्ड होल्डर उनका कैंसिल किया जा सकता है अगर वे लॉ का वायलेशन करते हैं। दूसरा बोला गया यहां पर जो सिटीजनशिप है यहां पर ये जो अमेंडमेंट बिल है यहां पर ये अमेंड करेगा सिटीजनशिप एक्ट 1956। सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया both 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो 1956 बोला गया ये गलत है, ये है यहां पर 1955। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो आंसर यहां पर इसका ए सही हो गया। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होगा तो आंसर दोगे वरना नहीं दे पाओगे। बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? इन जो 6 रिपोर्ट दे रखी है इसमें से आप लोगों को चूज करना है। ए में बोला गया ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, बी में बोला गया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, सी में बोला गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डी में 4 में बोला गया वर्ल्ड इंप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटपुट रिपोर्ट, 5 में बोला गया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, 6 बोला गया डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट। सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 2 4 5, सी में बोला गया 1 2 3 4 5 और डी में बोला गया 1 2 5 6। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि कौन कौन सी पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसके द्वारा 1 यानी कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसी के साथ में सेकंड यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, फिर 5वीं
ये यहाँ पर है पांचवी, फिर यहाँ पर इसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, और फिर छठी डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट। फिर यहाँ पर जो ये दो रिपोर्ट बच गई किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। और ये है यहाँ पर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई सारी रिपोर्ट के नाम देकर डायरेक्ट सामने मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के बारे। 2019 में यहां पर क्या क्या रैंक है इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। बोला गया है कि जो इंडिया है यहां पर वो 48 प्लेस यहां पर 2018 में था और 44th हो गया यहां पर दिस ईयर, यानी कि इंप्रूवमेंट हुई है हमारी रैंक के अंदर में। सिंगापुर के द्वारा यहां पर वर्ल्ड मोस्ट डिजिटल कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी का खिताब जीता गया, फॉलोड बाय USA सेकंड प्लेस पर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया है वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए अगर हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की जो रैंक थी 2018 में वो 48 थी और अब की बार यहाँ पर ये 44 हो गई है। लेकिन अगर टॉप पर बात करें तो USA है टॉप पर, और USA के बाद में फिर आएगा सिंगापुर सेकंड नंबर पर, इसके बाद में स्वीडन है थर्ड नंबर पर, और फिर डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है यहाँ पर 4th and 5th पर। तो ये इस तरीके से रैंकिंग है यहाँ पर जो कि यहाँ पर बात कर रहा है। तो अपनी कंट्री की रैंकिंग आप लोग जरूर याद रखेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक इंपोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है KAZIND। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। बोला जा रहा है कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। दूसरा बोला जा रहा है कि जो लेटेस्ट एडिशन है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में 3 से लेकर 15 अक्टूबर तक आप लोगों को देखने को मिला। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि फोकस यहां पर है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। सही स्टेटमेंट क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो बोला गया यहाँ पर किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान नहीं होगा, यहाँ पर ये कजाकिस्तान है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। नॉर्मली रीजनिंग में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर कि 3-4 ऑप्शन है, नीचे 4 ऑप्शन में से बोला गया कौन सा एक डिफरेंट है, यानी कि उस कैटेगरी में नहीं आता है। क्रैब, केकड़ा, माइट, घुन, स्कॉर्पियन, बिच्छू, स्पाइडर, मकड़ी। तो 3 तो एक कैटेगरी में आते हैं और बाकी का एक दूसरी कैटेगरी में आता है। तो कौन सा यहां पर वो ऑप्शन यहां पर है, ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर ए, यानी कि यह है क्रैब, केकड़ा। ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं, बाकी सारे आर्किनिडा फैमिली की कैटेगरी में आते हैं। ये आप लोग अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे आप लोगों को नजर आएंगे, इनके जो पैर है वो आप लोगों को ज्वाइंट थोड़े से इस तरीके से नजर आएंगे जो देख सकते हैं, पर लेकिन केकड़ा आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए इस तरीके कैटेगरी में आप लोगों के देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आंसर इसका ए हो गया। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहां पर अर्थ आर के बारे में। तो अर्थ आर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है। बोला गया है ये एक इनिशिएटिव है यूएनईपी का और यूनेस्को का। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर डे चूज किया जाता है और हर साल और उस पर 1 घंटे के लिए यहाँ पर लाइट ऑफ करनी होती है। अवेयरनेस फैलाई जाती है बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में कि किस तरीके से हम लोग को एक तरीके से आज के में सेव करने की जरूरत है चीजों को। ठीक है ना, खासकर एनर्जी की अगर बात की जाए तो। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ए में बोला गया 1 and 3, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया 2 and 3 और डी बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये है क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ये WWF, ये यहाँ पर जो WWF है यानी कि वर्ल्ड ये यहाँ पे है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ठीक है, तो बेसिकली उसका यहां पर ये इनिशिएटिव है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बात की जा रही है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये मालाबार जो एक्सरसाइज है इसका 23rd एडिशन अभी जापान कोस्ट पर देखने को मिला। इसमें इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए की नेवी पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर जो ऑपरेशन है वो सरफेस पर, इसी के साथ में सब सरफेस और एयर डोमेन में अलग अलग ऑपरेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सही आंसर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी बोला गया ओनली 2, सी बोला गया 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है, सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट गलत है। रीजन क्या है, चाइना इसका पार्ट नहीं है, जो पार्ट है यहाँ पर ये है इंडिया, यूएसए और जापान। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका बी हो गया। ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें बात की जा रही है वेस्ट बैंक के बारे में। तो ये एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर है इसके बारे में बात करते हैं। बोला जा रहा है वेस्ट बैंक एक लैंडलॉक्ड टेरिटरी है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये बॉर्डर जो है शेयर करती है जॉर्डन के साथ में वेस्ट साइड से। ये टेरिटरी ऑक्यूपाई की गई थी इजराइल के द्वारा।
ये 6 डे जो वॉर थी 1967 में, तो उस टाइम पर इजराइल के द्वारा इसको ऑक्युपाई किया गया था। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। इसके बारे में आप लोग ये मैच देखकर समझ पाएंगे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया बेसिकली वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर नजर आ रहा होगा, ये यहां पर वेस्ट बैंक हो गया आप लोगों के सामने। ये वेस्ट बैंक और ये जो नीचे गाजा स्ट्रिप है, ये दोनों पैलेस्टीन का पार्ट है और मेडिटेरेनियन सी में आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। इधर साइड में आप लोगों को, वेस्ट साइड में आप लोग यहां पर जॉर्डन नजर आ रहा है। तो ये जो जॉर्डन है और यहां पर जो वेस्ट बैंक है, जॉर्डन वेस्ट बैंक, और इसी के साथ में जो यहां पर नीचे इजराइल वाला पोर्शन हो गया, इसके यहां पर ये डेड सी है। डेड सी का नाम जरूर याद रखिएगा। गोलन हाइट ये सीरिया का पार्ट है, वैसे आज की डेट में ये भी इजराइल के कंट्रोल में ही है, यानी कि इजराइल की दादागिरी चलती है इस रीजन में यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। तो इसलिए इजराइल को कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इजराइल को जो सपोर्ट मिलती है काफी लार्ज स्केल पर यूएसए की साइड से इजराइल को सपोर्ट मिलती है। और ये पैलेस्तीन जो है पहले पूरा पार्ट हुआ करता था, इजराइल यहां पर आज के डेट में आ चुके हैं। तो इजराइल ने कहीं ना कहीं इसकी पैलेस्तीन की जो है वो कहानी यहां पर खत्म कर डाली है। तो इसलिए आज के डेट में सब जगह आप लोगों को इजराइल नजर आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट में बोला गया कि जो वेस्ट बैंक है, ये बोला गया कि बॉर्डर बाय जॉर्डन टू द वेस्ट साइड, ठीक है। तो जॉर्डन के वेस्ट में इसको बोला जा रहा है, जबकि इसके वेस्ट में जॉर्डन है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि जॉर्डन यहां पर बोला गया एक तरीके से कि जॉर्डन यहां पर है और ये इसके वेस्ट साइड में हो गया, नहीं, ये यहां पर इसके वेस्ट साइड में जॉर्डन है, ना कि जॉर्डन के वेस्ट साइड में ये है। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ी स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करता है डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में, वो किस कैटेगरी में गिरता है। ये सारी कैटेगरी मैंने पॉलिटी में आप लोगों को डिटेल में कवर कराई थी। तो बोला जा रहा है एडवाइजरी जुडिक्शन है, अपलेट जुडिक्शन है, ओरिजिनल जुडिक्शन है, या फिर रिट्स जुडिक्शन है। तो क्या है सही आंसर यहाँ पर? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है इसका सी, यानी कि ये एक ओरिजिनल जुडिक्शन की कैटेगरी में आता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि सेंटर और जो स्टेट है ये बिल्कुल जो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकाल सकता है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ही निकाल सकता है। इसके अलावा ये नहीं कि अगर इनकी लड़ाई होती है तो किसी और के सामने जा सकते हैं। तो ओरिजिनल पावर सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है, इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर इस क्वेश्चन में बात की जा रही है केमिकल चेंज के बारे में। तो केमिकल चेंज का उदाहरण कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, दूसरी में बोला गया यहां पर मेल्टिंग ऑफ आइस, तीसरी में बोला गया स्योरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का एक तरीके से उबलना, खट्टा होना आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके से, वो नहीं कहते फटना एक तरीके से दूध का, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं आप लोग खट्टा हो जाना। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 2 एंड 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट ओनली सही है। क्योंकि अगर दूध जो है एक बार खराब हो जाता है तो फिर आप लोग उसको सही नहीं कर पाएंगे, फिर उसका पनीर ही बनेगा एक तरीके से, या फिर आप लोग उसको फेंक सकते हैं। वैसे पनीर बनाकर यूज कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया यहां पर इसका आंसर ये बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहां पर कुछ पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट उस रीजन में फेमस है उसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। पहले बोला गया यहां पर किन्नूर, तो किन्नूर में बोला जा रहा है अरेका नट फेमस है। दूसरा बोला गया मेवात, मेवात में बोला गया मैंगो फेमस है। कोरमंडल में बोला गया सोयाबीन फेमस है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्टली मैच है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 3 ओनली, सी में बोला गया 1 2 3 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है डी, कोई सी भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। जो पहले बोला गया यहां पर अरेकनेट, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा सदर्न रीजन में, जबकि अगर बात करें यहां पर ये किन्नौर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो वैसे ही साउथ इंडिया में पाया जाता है पर लेकिन हिमाचल प्रदेश में। अरेकनेट क्या है यहां पर? ये सुपारी है एक तरीके से, ये आप लोगों को पेड़ पर देखने को मिलेगी और ये फिर बाद में जब सुखाया जाता है इसको ये ऐसा देखने को मिलता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। मेवात जो रीजन है यहाँ पर ये आप लोगों को हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत है, जबकि मैंगो वाला फेमस जो रीजन है वो आप लोगों को सेंट्रल और साउथ यहाँ पर इंडिया ज्यादा नजर आएगा। सोयाबीन जो है वो प्रीडोमिनेंटली सेंट्रल इंडिया में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट के नाम है आप लोगों के सामने और उसका पर्पज पूछा गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो मैच करने के लिए आप लोगों से पूछा गया है। पहला बोला गया है कैसेजिनी ह्यूजेंस, तो ये बोला गया है कि ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा टू अर्थ।
दूसरा बोला गया है यहाँ पर, ये बोला गया मैसेंजर, ये मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। तीसरा बोला गया है वेजर, फर्स्ट और सेकंड, एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर है इसके यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन, ये वीनस के लिए नहीं है, यहाँ पर ये सैटर्न के लिए है, यानी कि शनि ग्रह के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है मोची स्वाभिमान इनिशिएटिव के बारे में। तो मोची है ना जो जूते वगैरह गाड़ते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक इनिशिएटिव यहाँ पर स्टार्ट किया गया रिसेंटली, तो उसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला गया कि ये एक नेशनल लेवल की एक्टिविटी है, जो कि यहाँ पर लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल है, उसके द्वारा यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, जो कोबलर कम्युनिटी है, ठीक है, जो मोची समुदाय है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया लेदर स्किल काउंसिल, जो यहाँ पर लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेडिकेट करती है जो भी डिमांड स्किल वर्क फोर्स की लेदर इंडस्ट्री के लिए। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ए और बी। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बात की जा रही है ब्राह्मणी और ख्रोस्टी जो स्क्रिप्ट थी पुराने टाइम की, वो किसके द्वारा डेसिफर की गई थी, यानी कि किसके द्वारा उसका वर्णन किया गया था, किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई थी, ये है क्वेश्चन। ए में बोला गया यहाँ पर है पियादासी, बी में बोला गया यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी, सी में बोला गया यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंगम, डी में बोला गया जेम्स प्रिंसिप। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ये एक अंग्रेज खिलाड़ी थे, खिलाड़ी मतलब एक तरीके से इंसान जिसके द्वारा एक शानदार तरीके से अपनी मेहनत की गई, तो अपने फील्ड के खिलाड़ी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा यहाँ पर इनको डेसिफर किया गया, यानी कि इनको एक्सप्लेन किया गया और कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है एमिशन ट्रेडिंग स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए में बोला जा रहा है पंजाब के, बी में गुजरात के, सी में कर्नाटक के और डी में उड़ीसा के। ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि गुजरात के द्वारा इसको यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया है। और हाँ, मोटे मोटे तौर पर आप लोग इसको पोल्यूशन रिड्यूस करने का एक साधन बोल सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में अगर ट्रेडिंग की जाएगी तो लोग पोल्यूशन फैलाने से रुकेंगे, कम पोल्यूट करेंगे चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीएस बोला गया है। तो सही स्टेटमेंट क्या है ये पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि जो पीजीएस है यहाँ पर एक तरीका प्रोसीजर है यहाँ पर सर्टिफाई करने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग सर्टिफाइड किए जाएंगे, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखा जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके जो सर्टिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंटेड लोगो या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो नहीं बोलते, कई बार ठप्पा लगा देते हैं ये लोगो हो गया, तो इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। ये जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों? यहाँ पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है किसके बारे में? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, जबकि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। ओके, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया।